मैं बहुत पैसे बचा सकती थी, स्मार्टली खेल सकती थी, बट आई लॉस्ट। 10,000 रुपए ज्यादा हुई कितनी? 10,000। 10,000 के चक्कर में मुझे 61,000 पे करना पड़ेगा यार। अगर मैं मर्सिडीज खरीदूंगा तो मैं एक नहीं खरीदूंगा, मैं खरीदूंगा कम से कम 10। गंवाने वाले हो तुम, क्योंकि अगर नहीं समझोगे फाइनेंस का पूरा ताना बाना तो ये सब पैसे गवाओगे। तो लोग जो बोलते हैं ना कि अगर आपके पास दिमाग ज्यादा है तो पैसे बनाओगे, ना ना, इधर नहीं है, इधर नहीं है। इधर अगर आपके पास ज्यादा दिमाग है ना तो पैसे गवाओगे। फिर मेरे को बैंक मैनेजर ने 15 मिनट बैठा के सिर्फ यही समझा कि उसको कौन से स्टॉक बाय करने चाहिए। मैं डीलर का माइंडसेट रखना है, हमें कैसीनो के ओनर का माइंडसेट रखना है, रादर देन वो प्लेयर जो सामने बैठ के लॉस करने आया है उसके माइंडसेट के कंपैरिजन। आज ही अपने एचआर के पास जाएं और बोलें कि मुझे अपनी सैलरी का पूरा ब्रेकअप दो एंड समझाओ। सो वेलकम टू द शुभ चिंतक शो। और आज के पॉडकास्ट में हम डिकोड करने वाले हैं नेशनल टैक्स बजट 2025 और उसके लिए हमारे पास है मंजीत खरे। ओके सो हु इज दिस पर्सन विथ मी, राइट? This is my go-to person when I am totally confused about financial terms and whatever happening in the world of finance. मुझे सर चकराते हैं ग्राफ्स और इतने सारे कैलकुलेशंस देखकर, तो मैं इन्हीं के पास दौड़ती हूँ। फिलहाल मैं दौड़ रही हूँ। मैंने सोचा ये पूरी जानकारी जो मुझे मिलती है, मैं इतनी सेल्फिश तो नहीं हूँ कि अपने तक रखूं, तो आप लोगों के साथ साझा करने के लिए मैंने सोचा इसी पर एक पॉडकास्ट कर लिया जाए। और आज हम लोग बैठे ये पॉडकास्ट रिकॉर्ड कर रहे हैं एंड आई होप यू विल गेन अ लॉट ऑफ इनसाइट्स इन सिंपलेस्ट मैनर पॉसिबल। सो कौन है ये, इनकी जर्नी क्या है? आई नो यू आर एक्साइटेड टू नो दैट। सो जानते हैं मंजीत से उनकी जर्नी। ओवर टू यू मंजीत, बताइए आप अपने बारे में। थैंक यू शुभ्रा, थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग फर्स्ट ऑफ ऑल। एंड सेकंड, जो आप अभी मेरे पास भागते हो ना कि भाई मुझे कुछ बताओ यार, फाइनेंस समझ में नहीं आता, मैं भी ऐसे ही था। मैं भी सबके पास भागता था, बट होता क्या था ना कि सॉल्यूशन नहीं मिलता था। सबसे ज्यादा इशू यही आता था। एंड आई हैव स्टार्टेड दिस ऑल थिंग फ्रॉम 2019। तो 2019 में एक थोड़ा सा क्या ना, एक आया कि यार चलो यार कुछ अलग सीखें, कुछ नया सीखें, कुछ अलग करना है, कुछ साइड इनकम जनरेट करना है। मैंने कहा साइड इनकम जनरेट करने के लिए सबसे पहले इनकम क्या चीज होती है, इनकम, फाइनेंस क्या होता है, बजट क्या होता है, बजटिंग क्या होती है, कैसे पैसे को सेव करना है, किधर कर सकते हैं। तो वो सारी चीजें सबसे पहले दिमाग में आई। मैंने यूट्यूब खोला। अब आपको पता है ना आज के टाइम पे तो सब यूट्यूब पे मिलता ही है। मैंने यूट्यूब खोला, वीडियो पढ़ने चालू, वीडियो देखने चालू, बुक्स पढ़ने चालू। सडनली आया लॉकडाउन। तब ये समझ में आया कि दैट वाज द बेस्ट डिसीजन ऑफ माय लाइफ। लॉकडाउन ने ये बता दिया कि अगर मेरे को ये नॉलेज नहीं है तो मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ। एंड आई थिंक कोई कुछ नहीं कर सकता। रीजन कैसा है, पैसा कमाना इजी है, उस पैसे को सेव करना उससे टफ है। एंड उस पैसे को जिसको आपने सेव किया है उससे और पैसे बनाना और ज्यादा टफ है। एंड इन दिस होल जर्नी आई हैव स्टार्टेड as a assistant professor in engineering college in 2011 till now. I'm working, currently doing my PhD. तो एजुकेशन फील्ड में रहते रहते पढ़ाना बहुत अच्छे से आ गया कि यार मैं अपनी बात को कितने सिंपल तरीके से किसी को समझा सकता हूँ, ये मैं सीख गया। साथ ही साथ मैं गेट कोचिंग सेल मैनेजर हूँ। तो बच्चों को कैसे मोटिवेट किया जाए कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन की तरफ। आज के टाइम का जो बच्चा है वो जॉब के लिए ज्यादा ओरिएंटेड है। उसको फर्क नहीं पड़ता कि भाई मेरे को जॉब 30,000 की मिलती है, 40 की या 50 की। दे आर ओके विथ इट। बट इशू कहाँ पर है कि जहां पर वो जो 2 लाख रुपए पर मंथ, 1 लाख रुपीज पर मंथ की जॉब ले सकता था, वो बंदा अभी 30,000 में सेटिस्फाइड है। तो मैंने क्या किया कि गेट कोचिंग सेल ज्वाइन किया, बच्चों को मोटिवेट करना चालू किया, बच्चों को समझाना चालू किया कि आज कल का मत सोचो कि भाई थर्ड ईयर में हूँ, फाइनल ईयर में तो प्लेसमेंट हो जाएगा, क्यों परेशान होने का। वो मैंने नहीं। तो मैंने कहा कि यार आप ये मत सोचो कि नेक्स्ट ईयर का, नहीं, आप ये सोचो कि नेक्स्ट 10 ईयर में कहाँ हो। फॉर एग्जाम्पल, कोई भी जॉब चालू करता है तो क्या देखता है यार स्टार्टिंग सैलरी कितनी है। मैं कहता नहीं,
आप ये देखो कि इस स्टार्टिंग सैलरी से नेक्स्ट ईयर 10 ईयर में कहाँ होगे, और नेक्स्ट 10 ईयर में अगर 1 ईयर का पैकेज नहीं ले पा रहे हो, तो इसका मतलब ये है कि कहीं ना कहीं आप में कमी है, कहीं ना कहीं गाइडेंस में कमी है। तो मेरा मेन मोटिव यही रहा है कि किसी भी तरीके से लोगों को ये समझा दिया जाए कि कितने जल्दी आपको करोड़पति बनना है। तो जैसे कि आपने मुझसे पूछा कि मंजीत जी यार थोड़ा सा बजट के बारे में बताओ, थोड़ा सा इनकम टैक्स के बारे में बताओ, तो मेरा सबसे पहले ये था कि बजट के बारे में बताओ। मैंने कहा ये तो पता ही होगा, आई वॉज अंडर दिस इम्प्रेशन, यार ये तो पता ही होगा। क्यों? क्योंकि अब क्या ना, मैं इतने सालों से इसमें हूँ, तो मुझे ये लगता है कि मेरे जैसे ही हैं सब लोग, भाई सबको मतलब इजीली समझ में आता है। फिर जैसे आपने बोला कि मेरे को कुछ नहीं पता, तो मैंने कहा कि यार चलो, आपको नहीं पता, हो सकता और भी लोगों का ना पता हो, इट्स बेटर कि इसको रिकॉर्ड कर लें, थोड़ा सा लोगों को पता चले कि फाइनेंस को कैसे हैंडल करना है। तो अच्छा है, बहुत अच्छा कि आपने ये रिकॉर्डिंग कर रहे हैं आप। आई एम वेरी थैंकफुल कि मेरे थ्रू ये मैसेज लोगों तक पहुंचेगा। थैंक यू। बिल्कुल। और ये जो टैक्स है ना, ये बहुत टेढ़ा कॉन्सेप्ट है, इतना डायनामिक कॉन्सेप्ट है, हर बार चेंज होता है, और आज भी लोगों को समझ में नहीं आएगा कि वो न्यू टैक्स रेजिम, ओल्ड टैक्स रेजिम क्या था, सैलरीड पर्सन्स के लिए क्या मतलब एक्चुअली में फायदा होने वाला है, या उनका एक्शन आइटम्स क्या होना चाहिए। बिजनेस ओनर्स भी अभी तक पूरी तरह से डिकोड नहीं कर पाए होंगे, अभी भी नहीं कर पाए होंगे। सो ये वीडियो उन लोगों के लिए है जिनको टैक्स के बारे में बिल्कुल सिंपल टर्म्स में समझना है। जो बजट पेश हुआ है, नेशनल टैक्स बजट 2025, उसके कॉन्टेक्स्ट में अगर समझना है तो ये वीडियो आपके लिए बिल्कुल हेल्पफुल होने वाली है। सो लेट्स स्टार्ट, एंड ओवर टू यू मंजीत। थैंक यू, थैंक यू। तो बिफोर स्टार्टिंग शुभ्रा, मुझे ये पूछना है कि आपको क्या लगता है, क्या चीज है ये बजट, इंडियन बजट क्या चीज है क्या? तो वो कहते हैं ना, शीर्ष नेतृत्व आला कमान से कुछ तो बना है हमारा सिस्टम, जिससे हमारी हर चीज ड्राइव होने वाली, कि हम कितना टैक्स भरने वाले, एक चॉकलेट खरीदने से लेकर, अपने एजुकेशन फीस से लेकर, अपने कपड़े खरीदने से लेकर, कुछ भी जो भी पड़ा हम लोग खर्चा कर रहे हैं, मतलब एवरीथिंग विल बी गवर्न्ड बाय दैट। सो बढ़िया। हर चीज पर टैक्स लगने वाला है। बस हम लोग अभी जो बात कर रहे हैं इस पर टैक्स नहीं लग रहा है। I think। हमारे हंसने पे टैक्स नहीं है। नहीं नहीं, कोई भरोसा नहीं है उस पर भी आ जाए। तो एक्चुअल में है क्या शुभ्रा कि बजट को लोग ना थोड़ा सा डिफरेंट नजरिए से देखते हैं कि यार इंडिया बजट है, मेरे क्या काम का, मेरे मेरे काम का क्या है, इनकम टैक्स का क्या हुआ वो बताओ, कोई स्कीम आई क्या वो बताओ, बाकी मेरे को नहीं मतलब। बट एक्चुअल में है कैसा, आज के टाइम पर अगर आपकी एज 25 है तो ये आपके काम का नहीं होगा। बट जैसे ही आपकी एज 30, 40, 50 के अराउंड पहुंचने लगेगी, आप अपने घर के मेन मेंबर होंगे। मीन आपको बजट अर्निंग। डिसाइड करना है, आपको अपना बजट डिसाइड करना है, आपको ये डिसाइड करना है कि कितना पैसा सेव करना चाहिए, आपको पूरी फाइनेंशियल प्लानिंग करनी पड़ेगी। तो इस वजह से आपको इंडिया का बजट जानना जरूरी है। अच्छा, इंडिया का बजट को आप ऐसे समझो कि जो हमारे मोदी जी हैं वो हैं घर के मुखिया। अब मोदी जी ने बोला कि एक काम करो, निर्मला ताई इधर आओ, और मेरे जो बच्चे हैं 25, 26, 27, उनको थोड़ा थोड़ा सब डिस्ट्रीब्यूट कर दो। तो निर्मला ताई बोलती हैं यार लास्ट वाले बजट में मैंने ना एक जो हमारा बच्चा है उसको थोड़ा ज्यादा पैसा दे दिया था, तो वो अच्छे तरीके से डेवलप हो गया है। तो अब इस बार मैं सोच रही हूँ कि मेरा एक और जो बच्चा है, बच्चे मतलब स्टेट्स, उसको मैं थोड़ी सी हेल्प करती हूँ। और लास्ट टाइम मैंने एक सेक्टर को, जैसे कि फॉर एग्जांपल अपना जो रियलिटी सेक्टर है उसको बड़ा फोकस किया था। हमारा अम, वो जो वॉर वाला होता है सेक्टर, उस डिफेंस वाला उसको बहुत किया था। तो इस बार मैं सोच रही हूँ कि कुछ डिफरेंट डिफरेंट सेक्टर्स को मैं चूज करूँ। तो अब होता क्या है कि ये सारे सेक्टर्स को वो चूज करेंगे, बट हम कभी ध्यान नहीं देंगे, ना ही हम कभी मतलब रखेंगे। रीजन ये है, हमें ये नहीं पता कि ये वाले सेक्टर या ये वाली चीज में हमारे लिए क्या फायदेमंद है। और जहां हमें ये पता चला कि हाँ भाई जियो की सिम फ्री में मिल रही है, भागो लाइन में लग जाओ। आपको याद होगा लॉकडाउन के बाद ये सब
लॉकडाउन के पहले ये सब चालू हुआ था, जियो की सिर्फ लाइन, मतलब दो घंटे लोग लाइन में लगे रहते थे, फ्री में मिल रही है, लाइन में लग जाओ। आज के टाइम भी यही हाल है कि कई ऐसी स्कीम्स आई हैं जिसके लिए लोगों को लाइन में लगना चाहिए। गवर्नमेंट इतना पैसा लेके बैठी हुई है कि यू स्टार्ट योर वर्क, वी विल हैंडल एवरीथिंग, बट कोई बताने वाला ही नहीं है, कोई समझाने वाला ही नहीं है। आप बजट को लेके आप सर्च करोगे, बजट की इंफॉर्मेशन सब दे देंगे कि हाँ भाई ये चीजें हुई हैं, बट ये नहीं बताएंगे कि आपको कैसे फायदा लेना भाई तो एक्शन आइटम्स नहीं पता चल रहा है। है। एग्जैक्टली। हुआ क्या, वो बता रहे हैं कि ये इतना कुछ बढ़ गया, इतना कुछ घट गया, ऐसे हुआ, बट हमारे लिए एक्शन आइटम्स हम कैसे समझेंगे, इसीलिए तो आपके पास आए हैं। बिल्कुल। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। इसमें काफी सारी चीजें मैं ऐसी बताने वाला हूँ कि सुन के आप शॉक रह जाएंगे। अभी वो आपके लिए खुशी की न्यूज होगी अभी तक, बट जैसे ही आप समझोगे कि यार ये लॉन्ग टर्म की प्लानिंग क्या है, तो आपके होश उड़ जाएंगे कि बताओ हमारी जो गवर्नमेंट है वो कितने आगे का सोच के चल रही है। अच्छा, कितने आगे का सोच के चल रही है? एटलीस्ट हाँ, चलिए कितने? मैं आपको आपको धीमे धीमे इसको स्टार्ट करके आपको समझाना चालू करता हूँ। बस मुझे ये कंफर्मेशन चाहिए कि शुभ्रा आपको मेरी स्क्रीन दिखाई दे रही है। बिल्कुल, आपकी स्क्रीन विजिबल है। थैंक यू सो मच। आपने शायद सुना भी होगा, मैं इसको स्टार्ट करने से पहले वो बात रिपीट करता हूँ क्योंकि मुझे वो बहुत अच्छा लगता है कि आपको पता है ना कि हमारी जो 90% 95% जो वेल्थ है वो 5% लोगों के पास है, ऐसा बोला जाता है ना, आपने यस। सुना ही होगा। तो जो 95% जो वेल्थ है वो 5% लोगों के पास ही क्यों है? बाकी लोग क्या करें, बाकी लोगों के पास क्यों नहीं है? चलो यार इक्वल डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं, सबको बराबर बराबर देते हैं। क्या लगता है क्या होगा? पीपल विल बी वेरी हैप्पी फर्स्ट, है कि नहीं? आपको मैं सीधे 5 करोड़ देता हूँ, लेट्स से 50 करोड़ देता हूँ, हाउ विल यू फील? बहुत अच्छा फील करूंगी और लगेगा बहुत कि अच्छा फील करोगे। सारे विश लिस्ट पूरे कर लूं और नए नए विश लिस्ट बना लूं। एग्जैक्टली एग्जैक्टली, आप यही करेंगे, मैं भी यही करूंगा। बट मैं कौन, जो 2019 में था, आज नहीं। मैं, आप मेरे को 50 करोड़ दोगे तो मैं 50 करोड़ को लेके शांति से बैठ जाऊंगा। आई एम नॉट गोइंग टू स्पेंड अ सिंगल मनी ऑन एनीथिंग विच आर नॉट एसेट। एसेट मतलब समझते हैं आप? एसेट मतलब वो चीज जो मेरे को पैसे कमा के दे। मैं ना तो कोई कार खरीदूंगा कि भाई पता चला ऑडी मर्सिडीज खरीद ला रहा है, नहीं। ना ही मैं आईफोन खरीदूंगा, ना ही मैं बंगलेस खरीदूंगा, कुछ नहीं। मैं 1 रुपए खर्च नहीं करूंगा इन पे। मैं एसेट क्रिएट करूंगा, लाइबिलिटीज क्रिएट नहीं करूंगा। कैन यू रिपीट दिस होल कॉन्सेप्ट कि अगर आपके पास 50 करोड़ आ गए? अगर जैसे कि शुभ्रा मैंने जैसे बताया कि अगर आपके पास 50 करोड़ आते हैं, आप काफी सारी चीजें खरीदेंगे, नई नई विश लिस्ट बनाएंगे। मेरे यस। पास आता है ना, तो मैं सारी जो मेरी जो विश लिस्ट है ना, मैं उसको साइड में डाल दूंगा। विश लिस्ट क्या है भाई? एक बढ़िया सी कार खरीद लो, वाह, एक बढ़िया सा घर खरीद लो, ले आईफोन ले लो, सबको आईफोन गिफ्ट कर दो। मैं सारी ये विश लिस्ट साइड में डाल दूंगा। ये मेरी विश लिस्ट है ही नहीं। रीजन कैसा है? ये विश लिस्ट तब है, आप समझना, ये विश लिस्ट तब है जब वो पैसा से पैसा बनने लगे, उससे मैं जाके ये विश लिस्ट पूरा करूंगा। तो मैं क्या करूंगा, सबसे पहले 50 करोड़ लूंगा और उसको अपने एसेट बिल्डिंग में क्रिएट करूंगा। एसेट का मतलब क्या होता है? जो चीज आपको पैसे कमा के दे। लाइबिलिटीज क्या होती हैं? जहां पर आपको पैसा खर्च करना पड़े और कंटिन्यूसली वो पैसे भी मांगते रहे आपसे। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं मर्सिडीज खरीदूंगा तो मैं एक नहीं खरीदूंगा, मैं खरीदूंगा कम से कम 10। अब आप बोलोगे मंजीत सर की एक बहुत है यार, 10 क्या क्या करोगे? बहुत सिंपल है, 10 खरीदो, बिजनेस में लगाओ। आपको वो पैसे कमा के देगी, आपका पेट्रोल का खर्चा, उसका मेंटेनेंस का खर्चा, उसकी ईएमआई का खर्चा, सब कुछ वही निकाल के देगी। उसमें से एक कार आप अपने लग्जरी में यूज करो, बिंदास। आपके जेब से 1 रुपए नहीं जाने वाला है, वो सारा का सारा रिटर्न आपको आ जाएगा। आपके पास एसेट भी क्रिएट हो गया, इनकम सोर्स भी क्रिएट हो गया, एंड विदाउट एनी टेंशन। इस इस माइंडसेट की वजह से नेक्स्ट 5 इयर्स में वो जो पैसे को इक्वली डिस्ट्रीब्यूट किया है हमने, वो सभी को बराबर बराबर जो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट है, वो नेक्स्ट 5 इयर्स में जो अमीर से वो अमीर हो जाएंगे, जो गरीब है गरीब है। तो मेरा बस ये टारगेट है कि एक बार अपनी सोच बदलो, अमीरी और गरीबी से टेंशन खत्म। चलिए तो कंटिन्यू करते हैं। आपको ये शुभ्रा पता ही है ना कि 12 लाख पे अभी कोई टैक्स नहीं है, 12 लाख यही रुपए तक इसी है। चीज का तो न्यूज में हल्ला है, 12 लाख पे टैक्स नहीं।
मतलब जो बीवियां है ना, जिनके पति का 12 लाख के अंदर ही सैलरी, बोले भाई आपको टैक्स नहीं लग रहा है, अब तो मेरे सारे जो अरमान है वो पूरे कर दो। एक्चुअली मेरे फ्रेंड का फोन आया, वो हाँ, सेंट्रल गवर्नमेंट में जॉब करता है। तो उसका पैकेज था उस टाइम पे नियर अबाउट 8 लाख रुपए। तो कहता है यार मंजीत मेरे को ना टैक्स देना पड़ता है, मेरे को अच्छा नहीं लगता। अब बड़ा खुश है वो, यार मेरे को टैक्स नहीं देना पड़ रहा, आई एम वेरी मच हैप्पी। लेकिन रियलिटी नहीं पता है। रियलिटी क्या है ये आगे डिस्कस करेंगे हम लोग, तब आपको पता चलेगा। अच्छा, तो इनकम टैक्स 12 लाख, ये पहली चीज क्लियर है। अब बात करते हैं, 12 लाख तो ठीक है। 12 लाख का मतलब क्या हुआ? 1 लाख रुपीज पर मंथ। ये तो गलत होगा कि जिसकी सैलरी 12 लाख है उसको फ्री कर दिया, जिसकी सैलरी 12,05,000 है उसको भर भर के टैक्स देना पड़ेगा। बहुत गलत है। तो गवर्नमेंट ने हमारी उस चीज को समझा एंड वहां के लिए मार्जिनल रिलीफ रखा। डिस्कस करेंगे। सेकंड चीज हम जो डिस्कस करने वाले हैं, कैपिटल गेन पे हमारे जो टैक्सेस आते हैं उसमें। अच्छा, ये कैपिटल गेन भी मैं आपको थोड़ा सा यहाँ पे बताना चाहूंगा। कैपिटल गेन जो हम डिस्कस करने वाले हैं ये शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म है, बट ओनली फॉर स्टॉक एंड म्यूचुअल फंड। हम यहाँ पर प्रॉपर्टी गेन की बात नहीं करेंगे। रीजन इसलिए क्योंकि प्रॉपर्टी गेन के टैक्सेस की कैलकुलेशन काफी ज्यादा डिफिकल्ट हो जाती है, लेंदी हो जाती है, कंफ्यूजिंग हो जाती है। तो उसके लिए बेटर क्या रहेगा, अगर आप अपने सीए को अगर कांटेक्ट करते हैं वो आपको सही सलाह देगा। थर्ड आ जाती है क्रिप्टो। आपने नाम सुना ना, आज के टाइम पे बहुत लोग क्रिप्टो कर रहे हैं। तो सुब्रा जी कितने क्रिप्टो हैं आपके पास? एक भी नहीं, क्योंकि कहते हैं ना, जिस गली जाना नहीं उस गली का पता नहीं पूछती मैं। अभी मुझे क्रिप्टो में जाना नहीं, क्योंकि आता ही नहीं है कुछ, और बिना नॉलेज के मैं नहीं घुसना चाहती। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन आज का यूथ क्रिप्टो में बहुत हैविली इन्वेस्टेड है, यस। बहुत हैविली इन्वेस्टेड है, तो इसीलिए सोलह मैंने इस सत्रह पॉइंट साल को के भी लिया। बच्चा वो कर रहा है क्रिप्टो और समझ रहा है। बिल्कुल। एंड आई एडमिट, humbly admit, I don't understand crypto. Yes, everybody around me is well versed. तो Okay. इसीलिए मैंने ये पॉइंट लिया कि भाई हम इस इनकम टैक्स में, देखो क्रिप्टो में इस इनकम टैक्स में कोई चेंज नहीं हुआ। लेकिन है क्या कि हमको नॉलेज नहीं है। अब जब नॉलेज दे रहे हैं तो एटलीस्ट हम उन चीजों की भी लें जिसको हमें जरूरत है, जिसको हम दे सकते हैं, जिसकी एक्चुअल में लोगों को नीड है। एंड फोर्थ पॉइंट जो हम डिस्कस करने वाले हैं वो है इनकम फ्रॉम हाउस रेंट। ये 4 पॉइंट बहुत ज्यादा अच्छे हैं जिनको हम डिस्कस करने वाले हैं। चलिए तो एक एक करके करते हैं। तो पहला अपना जो पॉइंट है वो है टैक्स रिजीम। चलो इसको हम समझते हैं सबसे पहले तो शुभ्रा देखो, पहले क्या होता था, अगर आपकी सैलरी 3 लाख रुपए तक है, यहाँ पर 3 लाख तक है तो आपको टैक्स नहीं देना। तो गवर्नमेंट ने बोला कि काम करो यार, थोड़ा सा उसको बढ़ा दो, 4 लाख कर दो। तो ठीक है भाई, 1 लाख रुपए बढ़ा दिया। उन्होंने बोला 5% टैक्स, मतलब 3 to 7 लाख है तो 5% टैक्स। उन्होंने कहा इसको भी 1 लाख बढ़ा दो। तो इसको 3 को 4 एंड 7 को 8 कर दिया। ओके, अब क्या करना है? उन्होंने बोला 7 to 10 लाख से इसको 2 2 लाख बढ़ा दो। 10 to 12 है तो उसको 4 4 लाख। तो ये हो गया 12 to 16। तो यहाँ पर ये कंटिन्यूसली स्लैब को बढ़ाते गए, स्लैब को बढ़ाते गए। और इससे क्या हुआ कि जो लोग अभी टैक्स स्लैब में आ रहे हैं वो 2025 में एक तो 12 लाख की वजह से बच जाएंगे, सेकंड वो बहुत ज्यादा पैसे बचाने वाले हैं। ये एक बहुत अच्छी चीज की है, बहुत अच्छा इनिशिएटिव लिया गया है इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा कि अब पीपल विल सेव मोर टैक्स। एग्जाम्पल दूं, देखिए, अगर 8 लाख पे पहले आपको टैक्स कितना देना पड़ता था? 23,000 समथिंग। अभी कितना देना पड़ रहा है? जीरो। 12 लाख पे पहले देना पड़ता था 71,000, अभी कितना देना पड़ रहा है? जीरो। 16 लाख पे, अब चलो 16 लाख तो दोनों में बजट में आ गया, दोनों में टैक्स में आ गया ना। तो 16 लाख पे कितना देना पड़ रहा था? 16 लाख पे पहले देना पड़ता था 1.5 लाख, अब देना पड़ता है 1.1। 40,000 रुपए सीधा बच रहा है। सिमिलरली 20 लाख पे 85,000 की सेविंग, 24 पे 1.14, 30 लाख पे 1.14 लाख की सेविंग हो रही है। कंटिन्यूसली सेविंग इंक्रीज हो रही है। ये बहुत अच्छा किया हमारी गवर्नमेंट ने कि हमारे इस स्लैब को रिवाइज किया। चलिए आगे बढ़े। बिल्कुल। तो अब बात आती है कि स्लैब बढ़ाया ही क्यों? आपको कुछ है, आप कुछ बताना चाहेंगे इसमें? आपको क्या लगता है कि क्यों बढ़ाया गया होगा? आइडिया आई थिंक। मिडिल क्लास के हित में इस बार काम करने के लिए, क्योंकि 12 लाख के अंदर वाले मेनली मिडिल क्लास ही आएंगे ना, राइट? बिल्कुल। एक्चुअल में है कैसा
यहाँ पर एक टर्म यूज हुआ है 7th पे कमीशन एंड 8th पे कमीशन। 8th पे कमीशन 2026 में अप्लाई होने की प्लानिंग चल रही है, इसका अनाउंसमेंट हो गया है। तो अब है क्या कि पे कमीशन के बारे में भी लोगों को नहीं पता कि भाई ये पे कमीशन क्या होता है। तो जब पे कमीशन के बारे में पता नहीं, टैक्स स्लैब बढ़ गए तो उसका नुकसान क्या है, मतलब या उसका इफेक्ट क्या हमारी सैलरी पे पड़ने वाला है, वो हमको पता नहीं, तो हम कभी टेंशन लेंगे ही नहीं। हम कभी सोचेंगे ही नहीं उस बारे में कि भाई वही जो आपने बोला, जिस रास्ते जाना नहीं उस रास्ते का पता क्या करना, कट जाएगा जितना टैक्स कटना है। तो अब यहाँ देखिएगा, आपके होश उड़ने वाले हैं। मैंने एक यूपी की एक लोकेशन ली, जेड सिटी। अच्छा, आप ये जेड सिटी को ऐसे समझ के चलिए कि एक्स मतलब लखनऊ कैपिटल, वाई मतलब थोड़ा सा डाउन, जेड मतलब बिल्कुल डाउन, टाउन में आ गए हम लोग। ठीक है, तो एक्स हाई, वाई एंड जेड, ठीक है ना। तो जेड सिटी, पे लेवल मतलब लेवल 1 की जॉब, बिल्कुल बिल्कुल लो लेवल की जॉब, लेवल 1 की जॉब। लेवल 1 की जॉब का जो बेसिक पे होता है वो है 18,000 रुपीज। देखिए यहाँ पे दिख रहा है 18,000 रुपीज। एंड मैंने उनको ट्रैवल अलाउंसेस भी दे दिए, देते हैं भाई, तो हमने अदर सिटी के हिसाब से, अदर प्लेसेस के हिसाब से ट्रैवल अलाउंसेस चूज किए। मेडिकल डिडक्शन मैंने अभी नहीं लगाया क्योंकि दोनों में मैं सेम रख रहा हूँ। मैंने इसको कैलकुलेट किया, कैलकुलेट करने पर सैलरी निकल के आती है विद जब जिसमें प्रोफेशनल टैक्स और उसका एनपीएस नेशनल पेंशन स्कीम के पैसे नहीं कटते हुए हैं, तब तक उसको मिलेगा 30, कट पिट के हाथ में आएगा 27,000। तो 27,000 रुपये मिल रहा है, ही इज हैप्पी कि भाई चलो अपना दाल रोटी चल रही है, प्रभु की गुनगार है, बढ़िया है। सडनली 8 पे कमीशन आएगा तो कैलकुलेशन के हिसाब से दो चीजें ऐड होंगी। एक तो डीए 70% बढ़ने वाला है, दूसरा फिलामेंट फैक्टर बढ़ने वाला है, वो है 2.86 टाइम। उसकी सैलरी 27,000 से 89,000 हो जाएगी। इतना ज्यादा इंक्रीमेंट 2026 में। जी। अगर ये 2026 में लागू हो गया तो ये सैलरी में इंक्रीमेंट आएगा। क्या आप बिलीव कर सकते हो कि किसी की सैलरी 3 गुना अगर बढ़ रही है तो गवर्नमेंट पैसे नहीं लेगी उस पर? बिल्कुल लेगी, बिल्कुल लेगी। अब यहाँ पर क्या खेल है, गवर्नमेंट में जितने भी ये बजट बनाने वाले बैठे हुए, दे आर एक्सट्रीमली क्वालिफाइड। आईएएस, आईएफएस, आईआरएस, इतने बड़े बड़े लेवल के बंदे बैठे हुए हैं, दे आर फैंटास्टिक। उन्होंने पूरी कैलकुलेशन लगाई, उन्होंने ये बोला आज जिसको टैक्स नहीं लग रहा ना, उसको कल भी टैक्स नहीं लगना चाहिए, तब वो खुश रहेगा। जिसको आज टैक्स नहीं लग रहा है, कल टैक्स लगने लगा तो भाई दिक्कत है। तो उसने क्या किया, उसने बोला लेवल 1 लेवल 2 को छोड़ दो, लेवल 1 लेवल 2 को छोड़ दो, लेवल 3 से हम टैक्स की बातें करेंगे, क्योंकि लेवल 3 में आज के टाइम पर कुछ लोगों को टैक्स लग रहा है, कुछ लोगों को नहीं लग रहा है, वही चीज हम रखेंगे। अब आपको मैं समझाऊं कि लेवल 1 लेवल 2 क्या है, पहले आप देख लीजिए। ये देखिए, लेवल 1 मतलब पियून, लेवल 2 मतलब लोअर डिविजनल क्लर्क, लेवल 3 मतलब स्किल ट्रेडेड स्टाफ या फिर कांस्टेबल, लेवल 4 स्टेनोग्राफर जूनियर क्लर्क, लेवल 5 मतलब सीनियर क्लर्क। अब मैं आपको एक कंपैरिजन दिखाना चाह रहा हूं कि लेवल 3 एंड लेवल 4 में होने क्या वाला है, ध्यान से देखिएगा। चलिए तो शुभ्रा, अब देखिए, अब मैं आपको एक लाइव, देखिए ये एक साइट है जहां पर हम लोग ये कैलकुलेट कर सकते हैं कि 7th पे कमीशन है, 8th पे कमीशन में अगर मैं इस लेवल में रहता हूं तो मेरी सैलरी में क्या इंक्रीमेंट आएगा, क्या चेंज आएगा। ये जो वैल्यू है इन्होंने ऑलरेडी कैलकुलेट की हुई है, कैलकुलेटर बनाया हुआ है, उस कैलकुलेटर को हम लोग यूज करके आराम से इस पॉइंट को समझने की कोशिश करेंगे। देखिए, पे कमीशन को कुछ इस तरीके से समझिए, महंगाई बढ़ रही है ना। तो होता क्या है कि महंगाई बढ़ने के साथ खर्चे भी बढ़ जाते हैं। तो ऐसे टाइम पर सैलरी में सिर्फ एक छोटा सा इंक्रीमेंट हमारी महंगाई से हमको बचा नहीं पाता है। तो क्या होता है, हर 10 साल में एक बैठते हैं लोग, बोलते हैं कि यार अभी थोड़ी सी ना एक कमीशन लाया जाए, पे कमीशन लाया जाए, 5th पे, 6th पे, 7th पे कमीशन, 8th पे कमीशन। इसमें क्या होता है, सैलरी का जो बेस है, ये जो बेसिक पे है, उसको चेंज कर दिया जाता है, उसको अपडेट कर दिया जाता है। तो आज हम लोग उसी को समझेंगे कि क्या होगा। अभी जैसे कि मैंने आपको बताया कि लेवल 1 को टैक्स नहीं लग रहा है, अभी भी नहीं लग रहा है, तो लेवल 1 को तब भी नहीं लगेगा। आपने किस पीयून को टैक्स देते हुए देखा, किसी को नहीं।
क्योंकि वो टैक्स स्लैब में ही नहीं आता है। सेम अब लेवल 4 की बात करते हैं। लेवल 4 की सैलरी जो होती है वो 25,500 से चालू होती है, ये बेसिक पे है। अब बेसिक पे मैंने क्या सिलेक्ट किया, मैंने बोला कि इसको ट्रैवलिंग अलाउंसेस चलो मिलते हैं, मैंने हायर टीपीटीए नहीं लिया, ठीक है। मैंने क्या किया, लोअर मतलब अदर प्लेसेस पे लेके गया। मैं सारी जो कैलकुलेशन कर रहा हूँ वो बिल्कुल बेस पे जाके कर रहा हूँ। बेस मतलब बिल्कुल बेस सिटी, बेस मतलब बिल्कुल बेस वाला हमारे ट्रैवलिंग अलाउंसेस। अब ध्यान दीजिए, मैंने कोई भी मेडिकल डिडक्शन नहीं डाला, ये मैंने क्लिक किया कैलकुलेट, भाई सैलरी बनी 38,840 लेवल 4 की। और लेवल 4 कौन है, लेवल 4 है हमारे स्टेनोग्राफर जूनियर क्लर्क। भाई जूनियर क्लर्क की आज के टाइम पे यही सैलरी है। ओके, अब देखते हैं कि जब हमारा 8 पे कमीशन आएगा तब क्या होगा। यहाँ पे गेम चेंज होने वाला है, ये कोई नहीं समझा रहा है कि हमको आज से अपने माइंड सेट को चेंज करना है, जिससे हम अपने आप को कंट्रोल कर पाए कि भाई पैसे खर्च नहीं करने जाते। क्यों, क्योंकि खर्चे भी उसी तरीके से बढ़ने वाले हैं। चलो तो जेट सिटी लेवल 4 25,000, देखिए सब मैच कीजिए, बिल्कुल सेम है। मेडिकल डिडक्शन जीरो। अब देखो उन्होंने बोला फिलमेंट फैक्टर एक्सपेक्टेड 2.86 से मैंने एक्सपेक्टेड डाला, जो एक्सपेक्टेड है वो एक्सपेक्टेड डाला। उन्होंने बोला डीए डीए बढ़ेगा 70%, मैंने 70 डाला। कैलकुलेट करते ही सैलरी पहुंच गई 1,25,000 रुपए। क्या बताया था, 1 लाख में टैक्स फ्री है, ध्यान से समझिएगा। 1 लाख पे टैक्स फ्री है, 1 लाख पर मंथ तो 12 लाख। 1,25,000 पे टैक्स फ्री नहीं है, अभी टैक्स लैब में आ गए बॉस, अब दो पैसे। कहाँ अभी वो सोच रहा था कि मैं तो उस स्लैब में हूं ही नहीं, और 1 साल के अंदर ये चेंज। 1 साल के अंदर ये नहीं समझा रहा कोई, ये नहीं बता रहा है। लोगों को क्या लगा, एक्चुअली मैं भी सरप्राइज था कि यार, हाँ यार हमारी गवर्नमेंट यार बड़ी अच्छी है यार, इतना हैवी इंक्रीमेंट दे दिया। आप सोचो 4 लाख से आपको 12 लाख फ्री, फ्री फ्री फ्री, सबको अच्छा लगता है भाई फ्री वाला सीन। तो मैं फिर बैठा इस पे, मैंने लगाया दिमाग, तो मैंने काफी कुछ सर्च किया, तब मेरे को ये कैलकुलेटर मिला, तब मेरे होश उड़ गए कि मैंने कहा ये था रीजन। ये नहीं बताया निर्मला आंटी ने, ये जरूर बताया ताई ने कि भाई तुम्हारे लिए ये फायदा कर दिया, बट क्यों किया ये नहीं बताएंगे। अब ये हमने बता दिया। चलिए, तो अब आपको ये समझ में आ गया कि भाई हमारे टैक्स कहाँ पे फंसने वाले हैं हम, और किधर पे हमको कितना टैक्स देना है। अब बात आती है, मंजीत जी जी एक क्वेश्चन है, ठीक जी है, बहुत ही जेन्युइन सा सवाल है। आज भी मैक्सिमम सैलरीड पीपल को उनका सैलरी ब्रेकअप नहीं मालूम होता है, ठीक है। इनफैक्ट मैं खुद इस प्रोफेशन में हूँ। आई हेल्प जॉब प्रोफेशनल्स टू गेट बेटर जॉब्स थ्रू द पावर ऑफ लिंक्डइन, रेज्यूमे, और मैं डे इन डे आउट बातें करती हूँ। तो उनसे समझ में आता है कि बहुत बार वो अपना कॉन्ट्रैक्ट नहीं पढ़ते हैं जो एचआर ने दिया है, बहुत बार वो अपना सैलरी ब्रेकअप नहीं पढ़ते, कितनी बार चीजें छूट जाती है उनकी, मतलब शायद उनको कुछ अप्रूवल से ये सब रिम्बर्स हो सकता था, लेकिन वो मिस कर गए क्योंकि वो काम बिल्कुल। में इतना इन्वेस्टेड है। दे डोंट रियली केयर अबाउट ऑल द एक्स्ट्रा थिंग्स। आप कुछ जो बेसिक टर्म्स यहाँ पर आते हैं सैलरी के, आप थोड़ा सा एक्सप्लेन कर सकते हैं एकदम ब्रीफ में। श्योर मैं करता हूँ, लेकिन मेरा एक इसमें एक रहेगा रीजन कैसा है, आज के टाइम पर इतने सारे टर्म्स ऐड कर दिए उन्होंने कि मेरे सारे एक्सप्लेन करने के बाद भी वो 5 नए टर्म वहां पे डाल दे। ये चलिए सर। मैं बताता हूँ। तो सबसे पहले होता क्या है, सिटी के हिसाब से ये डिसाइड किया जाता है कि टीयर 1 सिटी में रह रहा है क्या खर्चे ज्यादा होंगे, टीयर 2 सिटी में रहता है, टीयर 3 सिटी में रहता है, ये आपने सुने होंगे। इन्होंने उस चीज को XYZ टर्म में शो किया हुआ है। तो पहली चीज हो गई है। सेकंड बात आती है बेसिक पे। तो बेसिक पे क्या होता है कि भाई इतनी सैलरी, इसके बाद बंदा आएगा जाएगा जॉब पे, ट्रैवलिंग अलाउंसेस दे दो उसको। एचआरए मतलब एक घर पे रहेगा, खुद का होगा या किराए का होगा तो एचआरए दे दो। तो इस तरीके से मेडिकल की सपोर्ट थोड़ा सा दे दो, थोड़ा सा इंश्योरेंस कुछ करा दो, तो ये सारी चीजें होके ऐड हो जाता है पूरी सैलरी। तो जैसे कि फॉर एग्जांपल देखिए, उन्होंने क्या बोला कि ये बेसिक पे है, इस वाले को देखते हैं, ये बेसिक पे है कितना है 25,500 रुपये। इसमें उसने ड्रीमनेस अलाउंसेस दे दिए। अब क्या चीज है, डीएनएस अलाउंस में क्या होता है कि आपको कुछ एक्स्ट्रा खर्चे करने हैं, जैसे कि आपको एंजॉय करने जाना है, कुछ इस तरीके से करना है, तो वो चीजें हो गई। हाउस रेंट की बात आ गई। अब आप ये सोचो 2,500 रुपए में
कहाँ पे मिलता है घर? कौन देगा रेंट? 2500 रुपए में कुछ होता है आज के टाइम पे? कुछ नहीं होता है। तो इसी वजह से, ये सारे रीजन की वजह से इसको 7th पे से 8th पे कमीशन पे लाना जरूरी था। अब जैसे मैं आज की बात करूं, हाउस रेंट अलाउंसेस इसमें 7200 रुपीज है। अगर आप किसी लोअर लेवल की सिटी में रह रहे हो तो आपको इस प्राइस में आपको घर आराम से मिल जाएगा। मानते हैं कि नहीं? यस। तो यही वही सारी चीजें वो लोग क्या करते हैं कि थोड़ा थोड़ा सा इंक्रीज कर देते हैं। बट मेरी रिक्वेस्ट एक रहेगी आप सभी लोगों से, जितने भी हमारे व्यूअर्स हैं, आज ही अपने एचआर के पास जाएं और बोले कि मुझे अपनी सैलरी का पूरा ब्रेकअप दो एंड समझाओ। जब वो आपको समझाएंगे ना, तो आपको खुद से पता चल जाएगा कि कहाँ पे गलती हो रही है आपसे, वो आप उसको सही कर सकते हो। तो ये है बेसिकली जो आपके क्वेश्चन का आंसर था। अब बात आती है कि ये मैंने एक शीट नेट से ही ली है, काफी अच्छी शीट है, थोड़ा सा मैंने इसको अपने हिसाब से मॉडिफाई कर दिया। एंड अब ये शीट जो है ना, ये इधर की टेंशन को खत्म कर देगी। अब होता कैसा है ना, देखो दिक्कत कहाँ है? दिक्कत ये है, अगर मैं बोलूं आप सैलरीड पीपल हो एंड आपकी सैलरी 12 लाख या लेट्स से 13 लाख है, तो आपको कितना टैक्स लगेगा? अब होगा क्या, ध्यान से देखना सुब्रा, मैं पहले समझाने की कोशिश करता हूँ, अगर आपको समझ में आए तो, नहीं आए तो ये डायरेक्टली शीट यूज कीजिए, टेंशन मत लीजिए। जो लोग समझना चाहते हैं कि भाई एग्जैक्टली क्या होगा, हमारी सैलरी के साथ क्या होने वाला है, वो समझिए। 4 लाख तक देखो कोई टैक्स नहीं था, अभी करंट की बात करें 4 लाख तक कोई टैक्स नहीं है। पहले क्या था? 3 लाख पे टैक्स था। तो भाई हम सिर्फ नई की बात करेंगे, पुराने से हर बार कंपैरिजन नहीं करेंगे, अदरवाइज कंफ्यूजन बढ़ जाएगी। सिंपल, 4 लाख पे जीरो टैक्स, तो कोई पैसा नहीं लगा। 4 लाख से 8 लाख कितने रुपए हुए? 4 लाख। 4 लाख पे 5%, मतलब 4 × 5 दैट इज 20। तो ये हो गया 20,000। आपको समझ में आ रहा है तो आप प्लीज यस बोलिए। यस। ठीक है, अब देखिए 8 to 12 अगेन 4, अगेन 4 लाख, 4 लाख का 10% 40,000, ये देखिए 40,000। इस तरीके से उन्होंने पूरा कैलकुलेशन किया। कैलकुलेशन करने के बाद आपकी जो टोटल इनकम जनरेट हो रही है उस पे आपको टैक्स देना पड़ेगा 67,860। या तो आप ये कैलकुलेशन कर लें, कैलकुलेशन बहुत सिंपल है, सिर्फ आपको परसेंटेज निकाल के ऐड कर देना है, वही मैंने किया है और कुछ नहीं किया। बट कुछ लोगों को उसमें भी डिफिकल्टी होती है, मैंने एक्सेल में उसको सारी चीजों को डाल दिया। आप जाइए अपने, आपको सिर्फ ये वैल्यू चेंज करनी है। एक्सेल आप अपने वीडियो के नीचे लगा दीजिएगा, इसकी लिंक मैं प्रोवाइड कर दूंगा। जो इस वैल्यू को चेंज करेगा, यहाँ पे जैसे ही चेंज करेगा उसको सारी वैल्यू सब चेंज हो जाने वाली। अब दूसरी चीज, आपने कहा था ना यार मंजीत जी, ओल्ड टैक्स रिजीम या न्यू टैक्स रिजीम? टैक्स रिजीम 2024 वाज बेटर और 2025 इज बेटर, आपका क्वेश्चन था ना। यस। तो आप देखिए इसका आंसर भी यहाँ मैंने डाल दिया। मैंने कहा कि बेटर ये है कि बंदे खुद से पढ़ लें। 13,01,000, 13,10,000 रुपए डाले उसने, मतलब उसको जो इनकम जनरेट हुई उसमें अभी उसको पे करना है 67,000। बट अगर वो 2024 में होता, पुराने वाले की फॉलो उसमें होता, तो उसको 90,000 पे करने पड़ते। तो यहाँ पे जब भी आप अपनी वैल्यू को चेंज करेंगे, आपके यहाँ पर आंसर चेंज हो जाएंगे। 83,000, 1,11,000। तो इस तरीके से हम यहाँ पे कर सकते हैं। मैंने ये भी लिख दिया कि विच रिजीम इज बेटर फॉर यू, न्यू रिजीम इज बेटर। कितना सेविंग हुआ? इतना सेविंग हुआ। ऑटोमेटिकली वो आपको रिजल्ट सब दे कुछ देगा गाइड कि कर देगा। यस। कैसा लगी? माइंड ब्लोइंग। है ना? तो मुझे भी काफी अच्छा लगा था, इसलिए मैंने इसको काफी सही तरीके से, और क्या ना, ये सब कुछ लॉक है। ये आप में से कोई भी किसी भी चीज को टच नहीं कर सकता, डिस्टर्ब नहीं कर सकता, सब मैंने लॉक कर दिया है। आप सिर्फ इस येलो पोर्शन को ही डिस्टर्ब कर पाएंगे। जैसे क्लिक करेंगे, वैल्यू चेंज करेंगे, आपको पता चल जाएगा कि क्या टैक्स लगने वाला है, क्या होने वाला है। तो अभी यहाँ तक अगर सब कुछ आपको कंप्लीट हो, तो बात करते हैं ये कि भाई 12 लाख रुपए से 10,000 ज्यादा हो गई सैलरी, अभी क्या करूं? सोचो, आप खुद से सोचो, 10,000 रुपए ज्यादा हुई कितनी? 10,000। 10,000 के चक्कर में मुझे 61,000 पे करना पड़ेगा यार। मतलब मैं अपने एम्प्लॉयर से कहूंगा भाई साहब ये 10,000 तुम ही रख लो, नहीं चाहिए मुझे। क्यों? तुम्हारे 10,000 के चक्कर में 61,000 मैं पे करूं? तो गवर्नमेंट ने भी दिमाग लगाया। गवर्नमेंट ने बोला कि भाई आपको जो ये पैसे एम्प्लॉयर को दे रहे हो मत दो, मेरे को दे दो। निर्मला ताई ने कोई कमी नहीं छोड़नी है। निर्मला ताई बोली एक काम करो, तुम एम्प्लॉयर को मत दो वापस, मेरे को ही दे दो।
तो कह रहे 10,000 आपको दे दो तो टैक्स नहीं देना पड़ेगा। कह रहे हाँ, तो यही है। अब इसको समझिए कैसे। 12,10,000 रुपए है, 12,10,000 रुपए में से 10,000 रुपए आपने निर्मला ताई को दिए, आपके पास कितने बचे शुभ्रा जी? 12 लाख बचे, नो टैक्स, खत्म, कोई टैक्स नहीं देना आपको। 61 देने थे, 10,000 आपने उनको दिए, अब आपके पास 51,000 की सेविंग हो गई। आप बोले बल्ले बल्ले, इससे अच्छा क्या है। 10,000 रुपए ही तो दिक्कत थे, दे दो निर्मला ताई। निर्मला ताई, अब क्या दूसरी बात आती, 12,50,000 है तो 50,000 दे दो। 50,000 दिए, 50,000 पे अगर टैक्स लगता 12,50,000 पे तो 67,000 होता। 50,000 आपने निर्मला जी को वापस किए, इनकम टैक्स भर दिया 50,000 का, तो आपकी सेविंग हो गई 17,000 रुपीज। अब बात आती है, ध्यान से समझिएगा, यहाँ गेम चेंज है। 12,70,000 रुपए, 12,70,000 रुपीज में 70,500 रुपीज टैक्स है, ठीक है। 70,500 रुपीज टैक्स है। तो यहां पर कैसा होगा कि आप अगर 70,000 उनको वापस करोगे तो आप 12 लाख में पहुंच गए, एम आई राइट, है ना। 12 लाख में कोई टैक्स नहीं है, तो आपने बोला चलो यार 500 रुपए तो बचे, चाय नाश्ता हो जाएगा। लेकिन अगर आपकी सैलरी 12,75,000 रुपए है, तो निर्मला जी बोली अब नहीं छोड़ूंगी, अब टैक्स देना पड़ेगा। तो अब वो पूरा का पूरा 71,250 रुपीज आपसे टैक्स ले लेंगी। ये पॉइंट क्लियर हुआ होगा आई थिंक, बहुत क्लियर है ना। तो ये बेसिकली किन के लिए है, मैं आपको एक और चीज बता दूं, ये बेसिकली उनके लिए है जो जनरली बिजनेस करते हैं। अब ध्यान से देखिए, मैं आपको दोबारा इस चीज पर फिर से लाता हूँ। सैलरीड लोगों के लिए 75,000 का स्टैंडर्ड डिडक्शन ऑलरेडी लगाया जाता है। लेकिन अगर आप पेंशनर्स हैं तो भी मिलेगा, बट अगर आप बिजनेस करते हैं तो स्टैंडर्ड डिडक्शन नहीं काम करता, समझ रहे हैं। स्टैंडर्ड डिडक्शन नहीं काम करता, तो उनके लिए हमारे पास ऑप्शन है ये मार्जिनल वाला। तो क्या इससे आपको क्या लगता है कि या तो सैलरी आपकी 12,70,000 रुपए हो या फिर उससे ज्यादा ही हो, ठीक है ना। ये सिंपल सी चीज कि भाई अगर इतनी तक है तो आपको टैक्स बचा लोगे, इससे अगर ज्यादा करनी तो फिर ज्यादा ही करो। और मैं तो कह रहा इतनी ज्यादा करो, इतनी ज्यादा करो कि आप इस जगह पहुंचो। किस जगह? देखिए सुब्रा जी, मैं आपको इस जगह देखना चाहता हूँ, इस जगह above 15 lakhs 30% टैक्स पे करो। क्यों कम करना, ज्यादा कमाएंगे ज्यादा पे करेंगे। चलो, आई थिंक यहाँ तक जहां तक मैंने बताया ये सारे पॉइंट क्लियर होंगे। मैंने बहुत कोशिश की है, जितना सिंपल हो सके उतना सिंपल करो, क्योंकि फाइनेंस का नाम सुनते ही आधे लोगों के तो पसीने छूट जाते हैं। एंड आप उस ग्रुप में बात करने लायक नहीं रहते हो, आपके आसपास लोग क्रिप्टो डिस्कस कर रहे हैं एंड दे आर प्लेइंग विद द कॉन्सेप्ट्स एंड यू आर स्टिल स्ट्रगलिंग, क्योंकि आपको कुछ नहीं समझ में आ रहा है। वो ऐसे बिल्कुल ऐसे सही जार्गन फेंक फेंक के मार रहे हैं ठीक है मुंह से फेंक फेंक के मार रहे हैं और आप उस डिस्कशन में इररिलेवेंट फील कर रहे हो। बिल्कुल बिल्कुल। अभी अभी पता, कुछ दिन आपने बहुत अच्छी बात कही, अभी लगभग 7-8 दिन पहले की बात है। तो मैं और मेरा फ्रेंड बात कर रहे थे, एक्चुअली हम लोग फाइनेंस रिलेटेड बात करते रहते। मैंने कहा यार एलटीजीसी में क्या कर रहे हैं यार, इसके चक्कर में ना यार मेरी बैंड बजी रखी है। एक आया बंदा, अच्छा क्या क्या क्या, कौन सी एलटी क्या? मैंने कहा एलटीसीजी। सर ये क्या है, कुछ नया काम आया क्या, कुछ नया वर्क मिला क्या हम लोगों को? मैंने कहा भाई तुम जाओ अब मैं एक्सपेक्ट नहीं कर सकता था कि एक एक बंदा, जिसकी एक मैच्योर बंदा है यार, अब अच्छी खासी आप सैलरी अर्न कर रहे हो, प्रोफेसर की पोस्ट लेके बैठे हो, अच्छे खासे बंदे हो आप, और जहां बात होती एलटीसीजी तो नहीं पता। मैंने कहा लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स, यार ये क्या होता है? तो मैंने कहा कि यार इस पॉइंट को रखना पड़ेगा। आई वाज थिंकिंग यार लोगों को पता होगा, फिर मुझे समझ में आया कि नहीं पता लोगों को, तो इस चीज को समझाना बहुत जरूरी है। अब है क्या, इस टॉपिक पे आते हैं, ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत कंफ्यूजिंग टॉपिक है। अच्छा सुब्रा, आपको लाइफ में किसी ना किसी ने तो बोला ही होगा यार स्टॉक ले लो, स्टॉक बाय करने में बहुत प्रॉफिट होता है।
आज लो कल बेचो। रेगुलरली फोन आते हैं, मैंने गलती से जो डीमैट अकाउंट बनाया है, राइट नाउ आई एम नॉट इनटू स्टॉक्स, आई विल बी एडमिटिंग इट फ्रैंकली, बस डीमैट अकाउंट है ना तो कब दिन भर के 24 घंटे में 5 कॉल्स, आप शेयर मार्केट में काम कर रहे हैं ना ये। वही, बट ये नहीं बताता है कोई कि अगर आपको प्रॉफिट हुआ तो गवर्नमेंट बैठी है पैसे लेने के लिए। और पता कितना पैसे लेती है? अगर आपने आज लिया एंड 1 साल के अंदर सेल कर दिया, 1 ईयर बात कर रहा हूँ, 1 डे, 1 मंथ, 1 ईयर, 1 आवर, कुछ भी काउंट करो, 20% फ्लैट रेट है। 20% आपने, अभी मैं एग्जांपल भी बताऊंगा, 20% फ्लैट रेट है कि भाई 20% के हिसाब से आपका टैक्स कटा। अब उधर हम कैसे बचाएंगे वो भी मैं आपको सिखाऊंगा, वो भी बताऊंगा, हर चीज की मैं सोल्यूशन दूंगा आपको, डोंट वरी। और मंजीत मैं आपको बताती हूँ, जो लोग स्टॉक्स करते हैं एंड आई रियली रेस्पेक्ट देम, भाई वो प्रोफेशन में तो अपने हैं ही, एक तो 18 घंटा लग ही जाता है काम करने में, आप मानिए या नहीं मानिए, प्लस माइनस काम बचता है जो आप घर पे भी आकर करते हैं, एंड यू गिव एक्स्ट्रा टाइम ऑल्सो इन योर वर्क, चाहे कोई भी वर्किंग प्रोफेशनल हो, मैं मान ही नहीं सकती कि वो कम काम करते हैं, मेहनत बहुत है, ठीक है, बिल्कुल। उसके बाद भी वो लोग टाइम निकालते हैं, स्टॉक में इतनी मेहनत करते हैं और 20% गए। 20% गए इतनी मेहनत के बाद, बहुत सही बात कही आपने। अच्छा, इसमें एक बात मैं जरूर ऐड करना चाहूंगा, मैं बहुत लंबे टाइम से स्टॉक कर रहा हूँ, सिखा रहा हूँ लोगों को, पढ़ा रहा हूँ कि कैसे स्टॉक मार्केट को आपको समझना चाहिए, किस एंगल से उसको देखना चाहिए, मैं बहुत अच्छे तरह से तरीके से समझाता हूँ, आपको भी वही बताऊंगा। स्टॉक मार्केट का मतलब ये नहीं है कि आज खरीदा कल बेचा। स्टॉक मार्केट आपकी 9 to 5 की जॉब नहीं है भाई, 9 to 5 की जॉब ऑलरेडी आप कर रहे हो, अपना पूरा टाइम उसमें डिवोट कर रहे हो। अब अगर उसके बावजूद भी आपको ये टेंशन रहे कि यार मैंने ट्रेड ले ली, मेरे को टेंशन हो रही है, आप 2 9 to 5 जॉब करने लगे। क्यों स्टॉक मार्केट के लोगों को हार्ट अटैक आते हैं, क्यों स्टॉक मार्केट के लोगों को बीपी बड़ा होता है, बॉडी एकदम एकदम बेकार हुई होती है, क्यों? यहाँ टेंशन में रहते हैं 24 घंटे। मैं बस यही कहता हूँ कि अगर आपको स्टॉक मार्केट करना है तो यहाँ टेंशन नहीं होनी चाहिए, ये बिल्कुल कूल होना चाहिए। ये कूल कब होगा? जब लर्न करके चालू करोगे। और दूसरा, एक तो लर्न करके चालू करना, दूसरा आज के आज अमीर नहीं बनना है, ना ही बन पाओगे। लोगों को लगता है ये क्विक रिच स्कीम है ना? अरे यार क्यों नहीं लगेगा? आप एक बार काम करो, एक बार यूट्यूब खोलो, यूट्यूब में जाके सर्च करो कि ऑप्शन ट्रेडिंग, सिर्फ एक ही चीज दिखाएगी, 15 मिनट में 15,000 रुपए बनाए। अरे भाई, किसको अच्छा नहीं लगता है? 15 मिनट में 15,000 रुपए, तो सोचो 1 घंटे में मैंने अपनी पूरी सैलरी कमा ली। आप समझ रहे हैं? तो मैं 1 महीने जॉब क्यों करूं? आई कैन अर्न एक, अभी कैलकुलेशन चालू हो जाती, 1 घंटे में 60,000 रुपए, 2 घंटे में 1,20,000, चलो 1 लाख तो मिलेंगे, 2 घंटे में 1 लाख रुपए, महीने का कितना? मैं तो घर खरीदूंगा। मतलब हवा में उड़ गए। एंड ट्रस्ट मी, मेरा एक फ्रेंड है, मैं नाम नहीं लूंगी अभी उसका, वो मेरे भी है। 9 to 5 जॉब में भी काम भी करता रहता है, 2 लैपटॉप और पता नहीं कितने सारे गैजेट्स उठा के रखता है, इस चक्कर में, क्योंकि वो ऑप्शन ट्रेडिंग कर रहा है, ये कर रहा है, वो कर रहा है, वो अपना मेन काम भी नहीं कर पाता है और हलक सूखा रहता है उसका पूरा। हमेशा हमेशा आप, कुछ ही, क्या है ना, ये कहते हैं ना, पता दो है, नाव में सवार हैं आप और आप बहुत ज्यादा डेस्परेट हैं। आपको मैं एक सोचिए, बात बताता हूँ, मेरे जितने स्टूडेंट्स हैं ट्रेड लेने के बाद चिल मारने निकल जाते हैं कि भाई अब तो लंबा घूमने जा रहे हैं, ट्रेड ले ली है, अभी टेंशन खत्म है। वो होना चाहिए यार, उस लेवल का समझना चाहिए। लोगों को ना इसको एज अ लॉन्ग टर्म सीखना, समझना, इन्वेस्ट करना, थोड़ा फेल करना, फिर सीखना, एक्सपेरिमेंट करना और इसमें बेहतर खिलाड़ी बनना, ये एग्जैक्टली, अप्रोच होना चाहिए, बिल्कुल राइट? ये अप्रोच है। और दूसरी चीज, इसको, माइंडसेट बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पर। माइंडसेट कैसा? आपका जो माइंडसेट होना चाहिए वो प्लेयर का माइंडसेट नहीं होना चाहिए ना, डीलर का माइंडसेट होना चाहिए। अब आप ये नहीं समझोगे अभी कि प्लेयर का माइंडसेट कैसा होता है, डीलर का माइंडसेट कैसा होता है। एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ, आप गए एक कसिनो में, आप ये बताइए कसिनो ज्यादा टाइम जीतेगा या आप ज्यादा टाइम जीतोगे?
है ना। तो कसिनो में अगर 100 आदमी जाता है तो 5 आदमी बम्पर प्राइज जीत के लाता है या जीत के आता है, ठीक है 95 लॉस करते हैं। तो भाई हम कसिनो क्यों नहीं बने? कसिनो ऑलवेज विंस, कसिनो ऑलवेज इन प्रॉफिट, ऑलवेज। कभी ऐसा नहीं रहेगा हाँ ठीक है एक बंदे को 1 करोड़ मिले, भाई मैंने 5 करोड़ कमाए 1 करोड़ दे दिए, क्या दिक्कत है, 4 तो जेब में है ना भाई। तो वो हम्म माइंडसेट रखना है हमें, डीलर का माइंडसेट रखना है हमें, कसिनो के ओनर का माइंडसेट रखना है, रादर देन वो प्लेयर जो सामने बैठ के लॉस करने आया है उसके माइंडसेट के कंपैरिजन में। वो जहां आ गया खत्म, वहां पे आपके लिए ट्रेडिंग इजी हो गई। ओके चलिए तो हम टॉपिक पे वापस आते हैं। तो 2 तरीके के अपने टॉपिक टैक्स होते हैं। एक होता है STCG मतलब शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स, दूसरा होता है लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स। शॉर्ट टर्म का क्या मतलब होता है, 1 साल से पहले, बहुत सिंपल लैंग्वेज सुना, 1 साल से पहले 1 साल के बाद, 1 साल से पहले आप इधर हो 1 साल के बाद आप इधर आ गए। तो देखो गवर्नमेंट भी बोल रही है 1 साल का पेशेंस है, मैं तुमसे कम टैक्स लूंगी। अच्छा सोचिए पेशेंस को गवर्नमेंट भी रिवॉर्ड करती है एग्जैक्टली लोगों के गवर्नमेंट आज दिल में मन में पेशेंस ही नहीं है उनको चाहिए ऐसे पैसे ऐसे पैसे बन। ऐसे पैसे अब आप ये सोचो कि गवर्नमेंट खुद बोल रही है कि भाई लॉन्ग टर्म पे जाओ मैं कम टैक्स लूंगा, एंड लोग क्या बोलते हैं, मैं तो ज्यादा टैक्स देने के लिए बैठा हूं, मैं शॉर्ट टर्म में आज खरीदा कल बेचा। ठीक, यस ये चीज हो गई। अब क्या है इसमें, एक और फायदा देखिए, मजे की बात, गवर्नमेंट कहती है आपने अगर जो प्रॉफिट किया साल भर में वो अगर 1.25 लाख से कम है तो मत तो दो टैक्स, रख लो तुम, नहीं चाहिए मुझे कोई टैक्स, ये 12.5% भी नहीं चाहिए। अब बताओ एक नॉर्मल आदमी, एक नॉर्मल स्टूडेंट थोड़े से 5,000 10,000 15,000 20,000 रुपए किसी तरीके से जोड़ के शेयर मार्केट में डालता है, वो कहीं से किसी तुक्की की वजह से, किसी ट्रिप की वजह से, किसी नॉलेज की वजह से कुछ पैसा कमा लेता है, तो गवर्नमेंट कहती है अगर वो थोड़ा पैसा है तो रख ले भाई, मैं तेरे से नहीं लूंगी। तो और वो टिप टैक्स फ्री लिमिट है। पर मुझे एक बात याद आई जी ये लोग है ना वैसे क्योंकि मैं अभी स्टॉक्स में नहीं हूँ आपसे सीखूंगी एंड बहुत जल्दी सीखने वाली हूँ आपसे ये पूरा एक एज अ कोर्स मैं सीख लूंगी आपसे बिकॉज यू बिल्कुल आर माय बिल्कुल फाइनेंस पर्सन ये टिप ओ माय गॉड ये टिप के चक्कर में ना लोगों ने कितने अपने रातें खराब की हैं मतलब और टिप कोई भी होता है अननोन पर्सन उस लोग वेरीफाई भी नहीं करते हैं कि उसने पैसे लगाए थे कि नहीं वो आ, वो प्रॉफिट में रहा कि नहीं उसका बैकग्राउंड क्या है फाइनेंस बैकग्राउंड या उसकी फाइनेंस जर्नी क्या रही है लोगों को ना मार्केट में बस लगता है वही जो सुनना चाहते हैं और वो सामने वाला बोल रहा है बस वही मेरा गाइड बन गया अरे बिल्कुल यही होता है ना स्पीड, कि वही होता है ना कि जब आपको कोई अननोन पर्सन या आपके सोर्सेज में व्हाट्सएप ग्रुप में या एनीवन हु गिव्स कि अभी ये खरीद लो ये बेच लो ऐसे कर लो वैसे कर लो बिल्कुल लाइक बिल्कुल 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 मुझे सही कहा पता आपने। नहीं उस आदमी के बारे में उस इंसान के बारे में लेकिन हम बस टिप पे काम कर रहे हैं और हम शायद कैसे कैसे कर रहे हैं मतलब लाइक उसका उसका एक बहुत बहुत मतलब सिंपल सा रीजन है, पता क्या है, हिंदी में बोलते हैं लालच, इंग्लिश में बोलते हैं ग्रीड। हम सब आज के टाइम पे कितना भी पैसा कमा रहे हो, आप चुबरा हो या मैं हूं, हम सबको और पैसा कमाना है या नहीं। हमें से कोई भी एक ऐसा बंदा नहीं होगा जो ये बोलेगा कि अगर मेरा आज 50 लाख का पैकेज है तो मुझे 1 CR नहीं चाहिए, कोई नहीं होगा। क्यों? क्योंकि हर आदमी के अंदर एक ग्रीड है, कुछ के अंदर ज्यादा डेवलप हो जाती है तो वो टिप को फॉलो कर लेते हैं, वो 50 लाख की जगह 25 पे आ जाते हैं। गारंटी है, ये कंफर्म है। आरबीआई ने सॉरी आरबीआई बोल रहा हूँ, हमारा जो जहां पर सारी ये सिक्योरिटी जमा होती हैं, जो जितने भी हम बॉन्ड खरीदते हैं, जितने भी हम शेयर खरीदते हैं, सिक्योरिटी में जाके जमा होते हैं, वहां उसने बोला हुआ है सेबी ने कि अगर 100 लोग शेयर मार्केट में हैं तो 95 लॉस कर रहे हैं। उसकी ये रिपोर्ट तो गलत नहीं एक्चुअली होगी ना भाई, लॉस गेम है राइट लॉस गेन, इट इज अ ओके लॉस गेन। लेकिन कॉन्सेप्ट 5% कौन है, वही समझिए 5% कौन है, जो टेबल के साइड है, डीलर। 95 बैठे हैं सामने, आज के आज पैसा कमा के जाऊंगा, आज ही करोड़पति बनूंगा। मैं क्या बोलता, 1%, बहुत
1% चाहिए, 1% दे दो, अरे 1 छोड़ो 0.5 दे दो, आई एम हैप्पी। वो है डीलर, बहुत चिल माइंडसेट का, शांति से बैठने वाला, किसी की टिप को नहीं सुनने वाला, न्यूज को ज्यादा ध्यान नहीं देने वाला, किसी एक मेंटर को फॉलो करके उसकी मेंटलिटी को समझने वाला। एक, आप शायद आपको नाम भी पता हो, हमारे वर्ल्ड के सबसे बड़े इन्वेस्टर कौन है? वॉरेन बफेट। एग्जैक्टली। वॉरेन बफेट से मिलने के लिए, वॉरेन बफेट से उसके 15 मिनट लेने के लिए लोग करोड़ों रुपए खर्च कर देते हैं, जस्ट फॉर 15 मिनट ऑफ हिज टाइम। और क्या बात करते हैं उसके बारे में, कोई टिप नहीं, कोई वो नहीं कि भाई क्या ले लूं मैं, आपने क्या लिया था, क्यों लिया था, कुछ नहीं। उस आदमी को समझने की कोशिश करते मेंटालिटी। हैं। सबसे सबसे महंगी वही है। टिप्स, ट्रिक्स यूट्यूब में फ्री में अवेलेबल है। ये स्ट्रॉन्ग माइंडसेट नहीं है अवेलेबल, मैं उसको फोकस करता हूँ। चलिए, तो ये शायद पॉइंट आपको शायद समझ में आ गया होगा। मैं अपने व्यूअर्स को बताना चाहती हूँ, सेबी का फुल फॉर्म होता है सिक्योरिटीज एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, जहां आप जैसे आपने शेयर खरीदे, अब शेयर खरीद लिए आपने, तो आपके डीमेट अकाउंट में पहुंचे। अब डीमेट अकाउंट का मतलब क्या है? एक थर्ड पार्टी के पास अकाउंट है, कल के दिन भाग गई तो, कल के दिन भाग गई तो आपने पता चला करोड़ों के शेयर खरीदे हैं, वो कल के दिन गायब हो गई, आपके करोड़ गए। तो सिक्योरिटी इस बोर्ड ने क्या बनाया है, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ने, कि भाई जितना आज का ट्रांजेक्शन हुआ वो डिपॉजिट करो, वो सारे के सारे शेयर की वैल्यू, शेयर की डिटेल, सारी चीजें मेरे पास आज के आज सबमिट करो, कि तुम कल भाग जाओ तो मैं लाइबल हूँ उसको पैसे देने के लिए। उसको भी डीमेट अकाउंट को कॉन्सेप्ट भी बता देता हूँ मैं। डीमेट अकाउंट का कॉन्सेप्ट ऐसा होता है कि आपके पास सेविंग अकाउंट है ना? तो सेविंग अकाउंट से आप शेयर मार्केट में ट्रेड नहीं कर सकते, शेयर मार्केट में आप कुछ बाय नहीं कर सकते। वहां पे हमको एक स्पेशल अकाउंट खुलवाना होता है जिसका नाम है डीमेट अकाउंट। आज के टाइम पे जीरोधा सभी लोग आपको खोल के देते हैं, जीरोधा है, अप स्टॉक है, शेर खान है, बहुत सारे एप्लीकेशन है इस तरीके से जो आपके लिए डीमेट अकाउंट खोल के देंगे। आजकल तो चार्जेस भी बहुत कम हो गए, बहुत सस्ते चार्जेस हो गए हैं, अदरवाइज पहले चार्जेस भी काफी ज्यादा हुआ करते थे। तो ये है डीमेट अकाउंट। डीमेट अकाउंट के विदाउट डीमेट अकाउंट यू कैन नॉट ट्रेड, यू कैन नॉट डू एनीथिंग इन शेयर मार्केट। तो ये है बेसिकली कैपिटल गेन टैक्स। अब हम थोड़े से इनके एग्जाम्पल वगैरह भी ले लेते हैं, है ना? तो क्या ना कि थोड़ी सी और क्लियरिटी आएगी। अब जैसे कि ये जो मैं स्टॉक का जो ट्रांजेक्शन होता है ना, उसकी बात करता हूँ। तो इसको मैंने क्या किया, मैंने छोटा सा एक एग्जाम्पल ले लिया, आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा कि हो क्या रहा है। फॉर एग्जाम्पल आपने 200 शेयर खरीदे, ठीक है, क्या प्राइस है 150, तो टोटल आपका इन्वेस्टमेंट हुआ 30,000 रुपए, ठीक है ना? अब आपने 30,000 में खरीदा, आपने 6 महीने के अंदर 36,000 में बेच दिया, 30,000, 36,000, बीच का कितना बचा 6,000। आपने कहा यार 6 महीने में 6,000 रुपए बन गए, वाह 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 वाह, बड़ी बढ़िया बढ़िया बढ़िया। तो गवर्नमेंट ने बोली लाओ भाई 20% इधर खिसकाओ। तो भाई 20% कितना हुआ 1,200, 1,200 रुपए आपके टैक्स में गए। तो भी आपने कहा यार 1,200 तो गए, बाकी तो बच्चे हैं, कोई बात नहीं। आप समझ रहे हैं, ये है टैक्स की कैलकुलेशन शॉर्ट टर्म के लिए। चलिए, तो हमने स्टॉक को समझा कि भाई स्टॉक में किस तरीके से टैक्स की कैलकुलेशन हो रही है। सेम चीज म्यूचुअल फंड में भी होती है, कोई डिफरेंस नहीं है। आपने अगर किसी चीज को 1 लाख में खरीदा, 1,40,000 में बेचा, 40,000 का जो प्रॉफिट है, 40,000 का प्रॉफिट अगर आप 1 साल के अंदर कर रहे हो तो 12% का टैक्स आपको देने का। सिंपल। चाहे फिर आप म्यूचुअल फंड में करो, चाहे आप स्टॉक में करो, कोई डिफरेंस नहीं। और एक ब्रीफ में समझा दीजिए, स्टॉक और म्यूचुअल फंड का बेसिक डिफरेंस क्या है? माइंडसेट। अब कहोगे माइंडसेट, उधर पे आपके पास बटन है, अरे बेच दो बेच दो बेच दो। स्टॉक म्यूचुअल में फंड में नहीं है। क्यों? म्यूचुअल फंड बोलो, म्यूचुअल फंड में कई जगह तो ऐसा होता है कि 1 साल से पहले बेचोगे तो आपसे एक्स्ट्रा टैक्स काट लेंगे, एक्स्ट्रा पैसा काट लेंगे, एक्स्ट्रा चार्जेस काट लेंगे। फिर म्यूचुअल फंड में क्या होता है, आपको दिखेगा ही नहीं कि कहाँ कहाँ लगा रहे हैं। आपको आपके पोर्टफोलियो में दिखेगा कि आपका पोर्टफोलियो थोड़ा सा बढ़ा, थोड़ा सा गिरा, बहुत हैवी चेंज नहीं होता है। तो यहाँ म्यूचुअल फंड में कैसा होता है, जिनको खुद पे कंट्रोल नहीं है तो म्यूचुअल फंड में जाए, मैं यही बोलूंगा। जिनको खुद पे कंट्रोल नहीं है म्यूचुअल फंड में जाएं। म्यूचुअल फंड आज के टाइम पर एफडी से 2 गुना, कम से कम 2 गुना ज्यादा पैसा दे रहा है। क्या चाहिए यार इससे ज्यादा?
अगर आपको खुद पे कंट्रोल नहीं है तो उससे जाओ एफडी में जाओगे 6% मिलेगा, उधर 12, 13, 14, 15% तो आराम से मिलेगा। और एफडी वही ना जो हमारे बैंक में आपको जी फिक्स डिपॉजिट में मिलता जी, है, और 6% मिल जाता है बस। 6 मिलता है। आप सीनियर सिटीजन हो 6.75 ले लो। अरे क्या ज्यादा दे दिया भाई, क्या ज्यादा दे दिया, कुछ नहीं। अभी यही चीज अगर आपको 12%, 15% मिले तो बहुत हैवी तरीके से आप प्रॉफिट में जाएंगे, बहुत अच्छे तरीके से। अभी एक्चुअल में ये टॉपिक नहीं है अपना म्यूचुअल फंड वाला, अदरवाइज मैं खोल के आपको दिखाता कि म्यूचुअल फंड में कितना हैविली आप पैसा कमा सकते हो बिना किसी की टेंशन के साथ। अभी कभी और हम लोग डिस्कस करेंगे उस पर। श्योर। चलिए, अब बात आती है लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स। शॉर्ट टर्म तो बता दिया था, शॉर्ट टर्म की कैलकुलेशन भी बता दी कि भाई 12%, 20% का टैक्स तो आपके जेब में लगना ही लगना है। अब हम इसको समझते हैं कि लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स क्या है। थोड़ा सा मैंने ब्रीफ दिया था, अब मैं थोड़ा सा डीप में जाके ये बताना चाह रहा हूँ कि इसके दो बहुत अच्छे फायदे। पहला तो टैक्स 20% की जगह 12.5%, बहुत अच्छी बात है। इतना पैसा आपका बचा, एक एफडी से ज्यादा पैसा बच रहा है, आपको टैक्स में नहीं देना पड़ रहा है। सोचो कितना फायदा हो रहा है। सेकंड क्या फायदा है कि अगर आप एक साल में 1.25 लाख से नीचे का पैसा प्रॉफिट अर्न करते हैं तो आप गवर्नमेंट कुछ नहीं मांगेगी। आपका गवर्नमेंट कहेगी एक काम करो, रख लो, कोई दिक्कत नहीं, मैं टेंशन नहीं ले रही हूँ, मेरे को नहीं चाहिए पैसे। अच्छा, इसकी कैलकुलेशन को थोड़ा सा मैं समझने की कोशिश करते हैं। तो अब इसमें होगा कैसा कि अगर मैं ये बोलूं कि आप अगर 4 लाख रुपए कमा रहे हैं तो आपको जीरो टैक्स देना है। 1.25 की थी, याद है ना, 1.25। बट अगर आप 4 लाख रुपए कमा रहे हैं और जीरो टैक्स देना चाहते हैं तो वो जो अकाउंट है किसी होम मेकर के नाम पे खुलवा दो, स्टूडेंट के नाम पे खुलवा दो, जॉब सीकर के नाम पे खुलवा दो, किसी का छोटा सा बिजनेस दुकान उकान हो उसके नाम पे खुलवा दो, कि भाई उसके पास खुद का इनकम का सोर्स ना हो। तो भाई हम टैक्स ब्रैकेट का फायदा ले लेंगे। कैसे, ध्यान से देखिए। 4 लाख तक क्या है, कोई टैक्स नहीं है। तो भाई हम 4 लाख तक का जो प्रॉफिट करने वाले हैं उस पर गवर्नमेंट हमसे टैक्स मांगेगी नहीं। क्यों नहीं मांगेगी? कि भाई उसने बोला कि 4 लाख तक निल, निल वर्ड यूज किया है कि 4 लाख तक अगर आप कैसे भी कमाओ, आई डोंट हैव एनी प्रॉब्लम। लेकिन 4 लाख से ज्यादा हुआ तो जो भी ज्यादा हुआ, लेट से 4 लाख से आपका जो प्रॉफिट हुआ है एक साल के अंदर, 4 लाख से ज्यादा हुआ लेट से 1 लाख रुपए, तो बस 1 लाख रुपए पे आपको, अगर वो शॉर्ट टर्म से हुआ है तो 20% दे दो, 20,000 रुपए। अगर वो लॉन्ग टर्म पे हुआ है तो 12,500 रुपए दे दो। क्या ये पॉइंट क्लियर हुआ आपको? हम्म। है ना? हम्म। ये पॉइंट मैंने एक्चुअल में दो लोगों को समझाने की कोशिश की थी, बट थोड़ा सा टेक्निकल टर्म ज्यादा ऐड कर दिए थे, उससे दोनों के होश उड़ गए थे कि भाई क्या है, क्या 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 चाहते चाहते क्या हो। तो उससे मुझे पता चला कि मुझे इतना सिंपल जाना पड़ेगा, इसमें इतना सिंपल जाना पड़ेगा कि लोगों को ये दिखाई दे कि मैं कैसे बचाऊं, तब उन्हें समझ में आएगा। तभी मैंने आपसे कहा कि पैसे बचाने हैं, अपनी वाइफ हाँ। के नाम पर अकाउंट खुलवा दो। पैसे बचाने, अपने बच्चे के नाम पे अकाउंट खुलवा दो, जो स्टूडेंट है, आराम से यूज करो, तब वो चीज समझ में आएगी। चलिए, तो ये पॉइंट भी आपका क्लियर होगा। इसी बात पे मैं कहना चाहूंगी, कल ही मेरे छोटे मामा का कॉल आया था और उन्होंने बोला था कि अगर तुम वन अनदर लाइन ऑफ बिजनेस स्टार्ट करने वाली हो तो अपनी मम्मी के अकाउंट पे बिजनेस रजिस्टर करो। देखिए, सोचिए हम लोगों की जिंदगी में चीजें चल रही हैं, ताना बाना है हमारी लाइफ में फाइनेंस से रिलेटेड, बट हम लोग उसको डीप में नहीं समझते हैं, अभी भी नहीं समझते हैं। एंड एक अफसोस की बात मैं कहूंगी, प्लीज हंसिएगा मत इस पर, आई बिलोंग टू द इनकम टैक्स एडवोकेट फैमिली, और वाह। फिर भी मुझे इनकम टैक्स के बारे में आपसे समझना पड़ रहा है। हमारा खानदानी इनकम टैक्स है, मतलब जनरेशन से इनकम टैक्स ही कर रहे हैं वो लोग। बताइए बताइए। चलिए कोई बात नहीं, इसमें मैं एक ही चीज बोलूंगा कि हाँ। आपने डायलॉग सुना होगा, घर की मुर्गी दाल बराबर। होता है भाई, होता है, घर की मुर्गी। मेरी मदर मेरे पे बिलीव नहीं करती थी, और की तो बात छोड़ो। मेरी मदर, ये क्या फालतू की चीजों में लगे हो, देखो कितने लोगों को लॉस हुआ है। एक बार मैं गया बैंक, हम्म। तो पीएनबी बैंक गया, तो पीएनबी बैंक के मैनेजर से मेरी थोड़ी सी बहस हो गई किसी छोटी सी बात को लेके, और वो बात थी टैक्स से रिलेटेड एंड गोल्ड बॉन्ड से रिलेटेड। तो मैंने बैंक मैनेजर को विथ विथ कंडीशंस पूरी स्टेटमेंट सुना दी। बैंक मैनेजर ने कॉफी मंगाई, मुझे बिठाया और बिठा के ये बोलता कि आप करते क्या हो।
क्योंकि इतनी नॉलेज तो मुझे भी नहीं है जितनी आपने मेरे को दे दी। मम्मी मेरी शौक, मम्मी कहती कि भाई क्या मैं समझ रही थी अपने लड़के को और ये क्या कर रहा है। तब उस दिन उनको समझ में आया। फिर मेरे को बैंक मैनेजर ने 15 मिनट बैठा के सिर्फ यही समझा कि उसको कौन से स्टॉक बाय करने चाहिए उसको गोल्ड कब लेना चाहिए ये हुआ तब जाके मेरी मदर को बिलीव हुआ कि नहीं अब लड़का सही जा रहा। उनको बिलीव नहीं था। अब और की क्या बताऊं मैं। इस पर बस एक अपना रैंट शेयर करना चाहूंगी। जी। काश इस फाइनेंस के बारे में ना जो अभी पैशन हम लोगों को दिख रहा है, हम लोग लेट 20s में, अर्ली 30s या लेट 30s में जिस तरीके से समझ रहे हैं फाइनेंस, अगर हमें बचपन से लाइक 6th स्टैंडर्ड 7th स्टैंडर्ड में ये सारे टर्म्स को मतलब इजीली समझना, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन्स, एटलीस्ट कम से कम 10th स्टैंडर्ड के अंदर में 8 to 10, अगर चलो ये भी है, यहाँ पर भी अगर हमें क्लियर किया जाता ना तो अभी हमारे डीएनए खून में ना एकदम घुसा हुआ रहता। बट अच्छा आपको लगता है कि किसी का क्लियर किया जाता होगा इंडिया में? आपको ऐसा लगता है कि हमारे साथ ऐसा नहीं हुआ बट किसी के साथ तो ऐसा हो रहा होगा? आपको लगता है ऐसा? कोई तो स्कूलों को जो पढ़ा रहा होगा ये सब? नहीं ना? अब तो यूट्यूब ही स्कूल है। नहीं, ये इश्यू है। आप ध्यान से समझिएगा। हमारे यहाँ जितने भी सुपर रिच पीपल है, रिच नहीं बात कर रहा हूँ, एक्सट्रीम लेवल के रिच जो पीपल हैं, उनके बच्चों को ये पढ़ाया जाता है स्कूल से। क्यों? क्योंकि उनके काम की चीज है भाई। हमारे काम की क्यों नहीं है? अरे बेटा पहले पढ़ तो ले, तू टेबल तो सीख ले तब इसको सीखना। हमारी माइंडसेट ही नहीं है क्योंकि हमने कभी नहीं सीखा। इसी वजह से जो सुपर रिच पीपल हैं उनको बहुत छोटी सी एज में बिजनेस संभालना आता है। आपने देखा है कि बहुत जल्दी वो अपने बच्चे को दे देते कि लो एक इतना बड़ा एम्पायर संभालो। वो संभालता है आराम से। क्यों? कि उसको सारे टैक्स की चीजें पता है, उसको सारे बिजनेस के टर्म्स पता है, उसको सारे ये तक पता है कि ये इशू आएगा तो किस एडवोकेट से मिलना, ये इशू आएगा तो किस ऑफिस में जाना, उसको सब कुछ पता है। तो आज के टाइम पर मैं बोल दूं आपसे कि अगर आपको एक इनकम टैक्स का नोटिस आ गया तो आपके पसीने छूट जाएंगे बिल्कुल। कि भाई इनकम टैक्स का नोटिस आ गया। अरे बाप रे, उनके लिए ये बाएं हाथ की खेल है। इनका ये नोटिस आया, ये फिल करके भेज दो, हो जाएगा। इस लेवल की नॉलेज उनकी सिक्स स्टैंडर्ड में दी जा रही है, उनके हमको नहीं दी स्किल्स जाए। अलग है। जी। अरे अलग ही तो होंगे ना यार, हमारे स्कूल में थोड़ी पढ़ने वाले वो। बिलियनर्स के स्कूल्स अलग होते हैं, बिलियनर्स की नॉलेज अलग होती है, बिलियनर्स के टीचर्स अलग होते हैं। वहाँ टीचर्स नहीं होते जनरली, वहाँ पे सब्जेक्ट एक्सपर्ट होता है। उस पर्टिकुलर टॉपिक का, उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट का एक्सपर्ट लेवल पे जो नॉलेज रखेगा वो आके वो उस चीज को पढ़ाता है। वहाँ टीचर्स नहीं होते हैं। वहाँ पे वो लोग प्रोफेशनल्स को हायर करते हैं, वो प्रोफेशनल्स उसी लेवल को समझा के जाते हैं कि बेटा देखो ये ऐसा ऐसा होगा आपकी अगर कंपनी में, आपकी कंपनी में अगर 4 एम्प्लॉय इस तरीके से कर रहे हैं तो इस तरीके से हैंडल कर लेना। इंडिया में अल्ट्रा रिच स्कूल्स कौन से हैं? अल्ट्रा अल्ट्रा रिच बच्चों के स्कूल्स कौन से हैं? आप सर्च कीजिएगा कि अंबानी का स्कूल कौन सा है। अंबानी के खुद के स्कूल है, हम लोगों लोग को नहीं हिंदी पता पढ़ है। सकते हैं, हम लोग पढ़ सकते थे। वी आर नॉट अलाउड फीस भी बहुत आई ज्यादा वैल्यू। है। फीस भी बहुत ज्यादा है। सेकंड, हम अपने बच्चों को पढ़ाएंगे भी ना तो हमारे पास कोई उनको हैंड्स ऑन देने के लिए नहीं है यार। हमारे पास बिजनेस नहीं है, हैंड्स ऑन कहाँ से मिलेगा? बच्चा भूल जाएगा। ऑब्वियसली। सो है ना? तो वहां का मकसद है पढ़ाओ, बिजनेस चलवाओ। बिजनेस चलाओ, एग्जैक्टली। बिल्कुल सही कहा आपने। कैसा लग रहा है आपको अभी तक? मुझे बहुत मजा आ रहा है। मजा आ रहा है? अभी मुझे अफसोस भी लग रहा है कि काश, ओके मैं ये पॉइंट बोलती हूँ। हम्म, इंसान जब कॉलेज से निकलता है ना और कमाने के फील्ड में निकल जाता है, जैसे मैं भी निकली, ओके, उस टाइम लगता है ना सिर्फ पैसे कमाओ पैसे कमाओ पैसे कमाओ। और वो इतनी अंधी दौड़ होती है, अंधाधुंध दौड़ होती है। इंसान पैसे बचाना, पैसे से पैसे बनाना, इस पर सोचता सोच भी ही नहीं नहीं है पाता है। और उसके बारे में स्टडी नहीं करता है। और कोई समझा रहा होता है तो उस पर ध्यान नहीं देता है, क्योंकि उसको लगता है कि अच्छा अभी मुझे वो काम करना है, अभी मुझे यहाँ पर पार्ट टाइम कर लेते हैं, यहाँ से पैसे, इधर से 20,000, उधर से 30,000, उधर से 40,000। अरे यार कमा कर गंवाने वाले हो तुम, क्योंकि अगर नहीं समझोगे फाइनेंस का पूरा ताना बाना तो ये सब पैसे गवाओगे।
एग्जैक्टली बिल्कुल सही कहा आपने, सारा का सारा पैसा डूबने वाला है, कहीं कुछ नहीं बचेगा, किसी कंडीशन में नहीं बचेगा पैसा। बिल्कुल सही कहा आपने। और बिजनेसमैन के भी बारे में बताते हैं, जो मुझे फील होता है कि अगर बहुत सारे बिजनेसमैन हैं यहाँ पर इंडिया में, आई कैन vouch on the fact that most of the business people also like small very small solopreneurs भी हम ऐड कर लेते हैं, उनको भी अपने फाइनेंस मैनेजमेंट के लिए ना टाइम है, ना मेंटालिटी है, ना इंटेंशन है, और वो फायर फाइटिंग मोड में है सालों से। उनको लग रहा है पैसा आ रहा है, पैसा जा रहा है, सेविंग्स नहीं बच पा रहा है, थोड़ा बहुत कुछ कुछ एसेट्स उन्होंने खरीदा, छोटा सा कहीं पर लैंड खरीद लिया, बट द थिंग इज वो बड़ा कर सकते हैं अगर वो थोड़ी देर हर दिन फाइनेंस पे दें, बट उनके पास समय नहीं है क्योंकि उनके पास बहुत सारे कॉल्स हैं, ये है वो है, फुल डे बिजी। और इसका एक सॉल्यूशन है मेरे पास। ऐसा भी नहीं कि संडे को एक अपना कैलेंडर बुक करे कि हाँ खुद के फाइनेंस पर हमको समय देना है, ये भी सही नहीं बात है। मेरे बिल्कुल। छोटे मामा ने मुझे बहुत पहले ये सजेशन दिया था कि शुभ्रा तुम हर दिन बिजी रहती हो, एंड ट्रस्ट मी मैंने इवेंट्स में काम किया है, आई हैव वर्क 31 डेज, वाह। मतलब 31 दिन में काम कर रही हूँ, इवेंट कर रही हूँ, बट हाँ मेरे पास खुद के फाइनेंस मैनेजमेंट के लिए समय नहीं है। और वो हमेशा आपने मुझे बोलते थे संडे आपने को मत पैसा करो इवेंट। आपने पैसा भी बहुत कमाया होगा उस टाइम। बहुत ऐसे पीटा है मैंने पैसे ठीक है, जो बोलते हैं मार्केट पीट लेती है, मार्केट पीट लेना, वो किया है। बट ट्रस्ट मी, आई विल एडमिट इट फ्रैंकली, मैं बहुत पैसे बचा सकती थी, स्मार्टली खेल सकती थी, बट आई लॉस्ट। बस मैं यही नहीं चाहता हूँ कि किसी के साथ ऐसा हो। मेरा फाइनेंस में आने का सबसे बड़ा रीजन यही था। देखो, मैं मेरे जितने भी कोर्स होंगे ना, वो सिर्फ एक ही चीज सिखाएंगे, आपको कैसे पैसे बचाने हो, उस पैसे से कैसे पैसे बनाने हैं। मेरा मेन मोटिव यही है। क्यों? क्योंकि मैं आपको ये नहीं कह सकता कि भाई इससे जाके बिजनेस कर लो। आई डू नॉट नो कि आपको वो सूट करेगा कि नहीं करेगा। आई कैन गिव यू सम ऑप्शन, बट वो आपको सूट करता है कि नहीं करता है, आप उतनी मेहनत कर पाते कि नहीं कर पाते। लेकिन जहां से भी पैसे बचा रहे हो, उसको कैसे करना है वो मैं हैंडल कर दूंगा, वही नहीं लोग कर पाते। एंड इस पर मैं एक पॉइंट ऐड करना चाहती हूँ। आपको लगता है कि YouTube सिखा देगा? YouTube पे बहुत सारे वीडियोस हैं, मैं कंफ्यूज हो जाऊंगी। मुझे चाहिए एक रियल टाइम मेंटोर जिनसे मैं कनेक्ट कर पाऊं फाइनेंस के बारे में। एंड मेरी जिंदगी में भी जो कॉन्सेप्ट्स मैंने सीखे हैं, मैंने हमेशा मेंटोर की हेल्प ली है। एंड आज के ओवरलोडेड इंफॉर्मेशन और मिस इंफॉर्मेशन के जमाने में द नीड ऑफ मेंटोर इज ऑल द मोर इम्पोर्टेंट राइट तो नाउ। बिल्कुल बिल्कुल सही बोल रहे हैं, आई कंप्लीटली एग्री। मैं भी आज जो हूँ अपने मेंटोर की वजह से हूँ। उन्होंने एक टाइम पे एक बात बोली थी, मैंने हमेशा याद रही। उन्होंने बोला कि आपको कोई काम करना है ना, एक मेंटोर हायर करो, उससे सीखो। उसको सीखने में, मतलब जो मेंटर है आपका, उसको उस चीज का एक्सपर्ट बनने में सालों लग गए, आपको एक साल में एक्सपर्ट कर देगा। वो अपने 15 साल की मेहनत को आपको एक साल में दे देगा। मतलब आप सोचो कि आप अगर इस तरीके से 15 डिफरेंट डिफरेंट स्पीकर लो, तो आपने एक सेंचुरी से ज्यादा नॉलेज ले ली है नेक्स्ट 15 ईयर्स में। कौन है जो आपको अमीर बनने से रोकेगा? बताइए। कोई नहीं। लेकिन हमारी आदत क्या है? हम इंजीनियरिंग करने जाएंगे, 50 लाख रुपए खर्च कर दो, कोई दिक्कत नहीं। डॉक्टरी करनी है, करोड़ों रुपए खर्च कर दो, कोई दिक्कत नहीं। सेल्फ एजुकेशन, नहीं 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 नहीं, मेरे को नहीं करना भाई, 10,000 रुपए भी इन्वेस्ट नहीं करना, 50,000 भी इन्वेस्ट नहीं करना। सेल्फ एजुकेशन पे नहीं करना, सेल्फ लर्निंग पे नहीं करना है। हमारी जो ट्रेडिशनल आउटडेटेड घसी घिसी पिटी पिछले 150 सालों से एजुकेशन सिस्टम जो चल रहा है, थैंक गॉड वो अभी थोड़ा सा चेंज होने वाला है, जस्ट बिकॉज ऑफ एनईपी 2020, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020, जो थोड़ा सा चेंज होने वाला है। बट उससे पहले कुछ चेंज नहीं हुआ हुआ। हम लोग वही पढ़ते चले आ रहे हैं जो आज तक पढ़ते चले आ रहे हैं। इस पॉइंट पे मैं एक बात ऐड करना चाहूंगा। लॉर्ड मैकाले जो इंडिया में आया था, तो उस टाइम आया तो आके बोलता है, यार इंडिया को हराना इम्पॉसिबल है। कहता क्यों भाई, ऐसा क्यों? इंडिया को हराना क्यों इम्पॉसिबल है? वी आर ब्रिटिशर्स, हमने बहुत लोगों को हराया। कह रहे उनका एजुकेशन सिस्टम हमारे एजुकेशन सिस्टम से 200 साल आगे है। तो कह रहे फिर कैसे आ रहा है? एजुकेशन सिस्टम तोड़ दो, खराब कर दो उनका एजुकेशन सिस्टम। उन्होंने कर दिया।
ले आए वो अपना एजुकेशन सिस्टम। हमारे यहाँ नहीं होता था ये, केजी, जूनियर केजी, सीनियर केजी, नर्सरी हमारे यहाँ नहीं होते थे। हमारे अंदर सेंस कि आज से 200-250 साल पहले नहीं होते थे, गुरुकुल हुआ करते थे। गुरुकुल की एजुकेशन लेवल बहुत हाई थी, बहुत हाई। आज वो एंड बच्चे नहीं। एंड वन मोर थिंग जो मुझे फील हुआ, मैंने बहुत सारे लाइक वेब सीरीज देखा है, गुरुकुल की पढ़ाई देखी है, सिर्फ पढ़ाई पे ध्यान नहीं देते थे, वो ओवरऑल डेवलपमेंट पे ध्यान देते थे बिल्कुल। कि आपको कला में भी निपुण होना ही है। आपको हाँ। कैसे नहीं आती है, एक भी आर्ट कैसे नहीं आती है। और यहाँ पर अगर मैंने देखा है कि कुछ पेरेंट्स स्कूल में या मतलब आसपास भी मैंने देखा है, अरे तुम मत पार्टिसिपेट करो फुटबॉल मैच में, तुम यहाँ मत जाओ डांसिंग कंपटीशन में, या तुम पढ़ाई ही करो। अरे आपका बच्चा वो शार्प नहीं बन पाएगा, ब्रेन नहीं बिल्कुल। शार्प बनेगा अगर वो कुछ एक्स्ट्रा नहीं करेगा। तो लोग एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज को कितनी हीन भावना से देख रहे हैं, जबकि गुरुकुल में म्यूजिक, स्पोर्ट्स, एवरीथिंग वाज ट्रीटेड इक्वली। पढ़ाई मतलब ऐसा नहीं कि पढ़ाई ऐसा है तो स्पोर्ट्स नीचे है, नहीं अच्छा ऐसा था। एक बात बताएंगे, गुरुकुल में वो क्या करते थे ना, बच्चों को भेज देते, जाओ भीख मांग के आओ, जाओ खाना लेके आओ। अब बच्चे चले जा रहे हैं, यार खाना दे दो, ये कर दो। वो क्यों कराते थे? क्या उनके पास खाना नहीं था क्या? वहां पे राजा महाराजा नहीं थे जो उनको खाना दे सके कि भाई छोटे छोटे बच्चों को, बड़े बच्चों को आप भेज दे रहे हो गाँव में? एक तो गाँव से दूर गुरुकुल हुआ करता था, अब वो गाँव में चले जा रहे हैं, सबसे भीख मांग रहे हैं, क्यों? आप बताइए कोई रीजन उसके। कम्युनिकेशन, हम्म। खुद से चीजें करने की कैपेबिलिटी डेवलप करना, कि बिल्कुल। अगर आपके पास कोई भी सहारा नहीं है तो आप खुद से क्या कर पा रहे हैं। बहुत बढ़िया, वही तो बहुत बढ़िया। रेजिस्टेंस पावर, एकदम एकदम रेजिलियंस। एकदम सही बात बोली आपने, एकदम सही बात बोली। बस एक पॉइंट और ऐड करूंगा मैं, बाकी आपका पूरा परफेक्ट था। एक पॉइंट ये है कि डाउन टू अर्थ बनो। आप किसी से भीख मांग नहीं पाओगे ऊंची आवाज में, ओए 10 रुपए दे, कौन देगा? तो डाउन टू अर्थ रहना बहुत जरूरी है। क्यों? क्योंकि उस गुरुकुल में एक राजा का बच्चा भी पढ़ रहा है, और एक सेठ का बच्चा भी पढ़ रहा है, और एक किसान का बच्चा भी पढ़ रहा है। कैसे आप सभी को डाउन टू अर्थ लेके आओगे? क्यों? क्योंकि वही राजा आगे चल के राज संभालने वाला है। तो आज वो अगर डाउन टू अर्थ नहीं है, तो वो कभी भी किसी भी गरीब की समस्या को नहीं समझ पाएगा। बहुत बहुत डीप में जाते थे वो लोग। आपने बिल्कुल सही बोला, बिल्कुल सही बोला। एंड हमारे बिहार में ना मैं एक डायलॉग बोलना चाहती हूँ। हम लोग अपने टीचर्स को, मेंटर्स को इतना मानते थे, मतलब उनका एहसान इतना मानते थे कि चरण धोकर भी पी लेंगे, ऐसा बोलते थे कि बिल्कुल। उन्होंने मुझे, हमें इतना बनाया है, मुझे इतना बनाया है, हम चरण धोकर भी पिएंगे उनका। ये गुरुकुल परंपरा थी, ये गुरुकुल की भावना थी। मैं एक क्रेजी इमेजिनेशन बता रही हूँ, इफ आई बिकम द एजुकेशन मिनिस्टर ऑफ इंडिया ना, मैं छोटे से जो भी किड्स स्कूल होता है ना, उससे लेकर जो भी बड़े जितने भी टीचर्स हैं, मेंटर्स हैं, प्रोफेसर्स हैं, जो भी, मिनिमम तो 1 लाख सैलरी दूंगी ही। क्योंकि मुझे लगता है टीचर्स की जो इतनी कम सैलरी है, उनके अंदर वो जो पैशन होता है ना टीचिंग का, वो मरता है। और बिल्कुल पड़ता है। टीचर्स को ना लोग, टीचिंग प्रोफेशन को अब लोग बोलते हैं टीचर है, लाइक दैट, टीचर ही तो है। टीचर ही तो है। एंड द थिंग इज, आज भी मैं अपने यूकेजी के टीचर को याद करती हूँ, आज भी मैं 5th स्टैंडर्ड की, 6th स्टैंडर्ड की टीचर को याद करती हूँ, कुमुद मैम, अक्षय सर, अनामिका मैम। सोचिए, लोगों के जिंदगियों को परिवर्तित करने वाले टीचर्स हैं, और उनकी सैलरी इतनी कम कैसे हो सकती है। हम तो एक छोटे से बच्चे को भी पढ़ाने वाले टीचर का सैलरी कम नहीं करना चाहेंगे। हम तो चाहते हैं कि सबसे ज्यादा हाईएस्ट अर्निंग प्रोफेशनल्स शुड बी द टीचिंग फ्रेटर्निटी। अगर ऐसा हुआ, जो हम्म। चीज आप सोच रहे हैं, अगर रियल में ऐसा हुआ ना, तो ग्रोथ दिखाई देगी। क्योंकि ग्रोथ पता कौन देगा? ग्रोथ हमारे यूथ देंगे। यूथ को कौन पढ़ाने वाला है? टीचर। आप देखो, अगर आपको 1 लाख रुपए सैलरी, आपने जो बात कही मैं एक एग्जांपल देता हूँ, अगर आपको 1 लाख रुपए सैलरी मिल रही है,
तो मैं ये कोशिश करूंगा कि मैं IAS या फिर कोई बड़ी पोस्ट पर ना जाने की जगह पे ये ट्राई करूंगा यार टीचिंग में जाऊं ना यार। क्यों? क्योंकि टीचिंग में पढ़ाने में भी मजा आता है, पैसे भी मिल रहे हैं, दोनों काम हो गए। आज के टाइम पे क्या होता है कि लोग बोलते हैं कि जो कुछ नहीं बन पाता वो टीचर बन जाता है। हाँ, बट अरे एकदम आपने सही डायलॉग बोला। लेकिन आप उस बंदे से पूछो जो वो पढ़ा रहा है, भाई वो रात में 12 बजे जाके, अब जैसे हम लोग हैं अभी इस समय 12:10 हो रहे हैं, क्या मेरे चेहरे पे 1% भी थकान दिख रही है? नहीं दिख रही। क्यों? जहां पढ़ाने की बात आती है ना, पूरी रात बैठो आप, मैं पढ़ाने को रेडी हूँ। और आपको मेरी भी स्थिति पता है कि हाँ मैं अभी बिल्कुल। इवेंट करके आई हूँ, कम से कम 40-50 गाने गाकर आई हूँ। एंड सुबह से भी बहुत सारा काम कर रही थी, चेहरे पर एक भी मतलब शिकन थकान नहीं दिख रही है। इसका मतलब मैं ये बोलूंगा कि इसका मतलब मैं ये बोलूंगा मेरी टीचिंग इतनी है कि तुमको जगा के रखा यस, है। यस, मैं यही बॉन्ड क्रिएट करना चाहती हूँ। टीचिंग शुड बी द हाईएस्ट पेइंग जॉब इन इंडिया। ये मेरा क्रेजी इमेजिनेशन है कि होना चाहिए। और इंडिया में ना 1 लाख इनकम को ना एक मैजिकल फिगर मानते हैं कि इतना तो पहुंचना चाहिए हर का। लोग 30,000, 40,000, 50,000 नहीं कोट करना चाहते हैं अपने फैमिली मेंबर्स के साथ, और वो कंफर्टेबल होते हैं जब एटलीस्ट 1 लाख का इनकम उन्होंने टच किया है, बताने के लिए सब जगह। और उससे इज्जत भी मिलती है। इंडिया में ये 1 लाख का बड़ा क्रेज है, बहुत तो क्रेज है, मिनिमम सही बात इतना है। तो होना ही चाहिए टीचर का सैलरी। चलिए देखते हैं गवर्नमेंट कितना सुनती है। क्या पता आपकी बात लग जाए, मैं ही गवर्नमेंट बन जाऊं। मैं तो अरे बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। कर दूं, देखो चाहे आज मुझे उसके लिए कितना भी फाइट करना पड़े। आई वॉन्ट ऑल द टीचर्स टू फील हैप्पी अबाउट देयर प्रोफेशन। एक प्राउड महसूस होगा ना, आप चेंजेस बहुत जल्दी देखोगे। कंटिन्यू करते हैं फिर। दिल का तमन्ना है, मतलब कि टीचर्स की सैलरी मिनिमम 1 लाख हो, और किंडर गार्डन भी क्यों ना हो वो टीचर। तो यार वहीं से तो नींव लग रही है, हाँ, वही वही तो बेस है यार। याद रखते हैं बच्चे, सब याद रखते हैं। मुझे वो स्मॉल क्लासेस के टीचर्स याद है। सोचिए कितना इफेक्ट है मेरे लाइफ पर। और जिसका बहुत बुरा मेमोरीज है ना, आई वुड लाइक टू एड वन पॉइंट। मेरे कुछ फ्रेंड्स हैं, उन्होंने बोला कि मेरे टीचर ने मुझे बहुत मारा मेरे अर्ली क्लासेस में। कुछ कुछ टीचर ने बोल दिया कि इसको लर्निंग डिसऑर्डर, इसको क्या पढ़ाए हम। कुछ कुछ टीचर्स ने डिस्करेज कर दिया स्टूडेंट्स को। वो आज तक उसका ट्रॉमा लेकर रहते हैं, वन ऑफ द ट्रॉमास ऑफ लाइफ, कि टीचर ने मुझे को ऐसे बोल दिया था, टीचर ने बोला इसका कुछ नहीं हो पाएगा। देखिए ये टीचर, ये मैं टीचर की कमी है, हाँ ये टीचर, टीचर की कमी है मैं कि अगर मैं पूरा अगर हिस्ट्री साइकोग्राफिक्स पे जाऊं, टीचर भी फ्रस्ट्रेटेड है। उसको हाँ। इतनी कम सैलरी मिल रही है, 15,000, 12,000, इतने एक्सपीरियंस के बावजूद भी प्राइवेट स्कूल्स में भी हम्म। वो क्यों मेहनत करेगा। वो ऐसा डिस्करेज करने के लिए बोल ही रहा है ताकि वो उसके प्राइवेट ट्यूशंस ले। हम्म। और वो एक बार, जैसे बच्चे को ना आप एक बार भी कुछ ऐसा बोल दो ना, उसके मन में लग गए कि हम, अच्छा मेरे पास लर्निंग डिसऑर्डर है, मतलब हम ही सीख नहीं सकते। मेरे एक फ्रेंड ने ऐसा शेयर किया था, और उसको बताओ। आज तक, वो 30-35 साल का है, और उसको आज तक ये बात चुभती। जबकि मतलब पता, थोड़ा सा ये चेंज करना चाहिए। देखो मैं आपकी बात बिल्कुल से एग्री करता हूँ कि सैलरी कम है, सब कुछ है। बट अगर आप टीचिंग में आए हैं ना, तो टीचिंग में आप अपने पैशन की वजह से आए हैं, मजबूरी की वजह से नहीं। मगर इंडिया में यही है ना, जो कुछ नहीं कर पाए वो टीचर बन जाए, लाइक दैट। बट मैं आजकल चेंजेस देख रहा हूँ, मैंने अच्छा, देखे, मैंने बहुत अच्छे अच्छे टीचर्स देख रहा हूँ आजकल मैं, जिनका ये हाल है कि खाना खा लेंगे ना यार, थोड़ा सा बच्चे आए हैं उनको पढ़ा देता हूँ, खाना खा लेंगे, अभी अभी खाते ना खाना, कोई दिक्कत नहीं, लंच में बैठ के पढ़ा रहे हैं वो। उनको भाई, तेरे को भी इतनी सैलरी मिलती जितनी उसको मिलती है, क्यों मेहनत कर रहा है? अरे कोई बात नहीं यार, बच्चे अपने। वो पैशन वाले मुझे कुछ फैकल्टीज दिख रहे हैं, हर जगह दिख रहे हैं, और वो नंबर दिन पे दिन बढ़ते जा रहा है, पता क्यों? थैंक उस गॉड, थैंक उसका एक गॉड। रीजन है, उसका एक रीजन है, दिन पे दिन नंबर। आदमी अपने आप से कब तक झूठ बोलेगा, ये सबसे बड़ा रीजन है। खुद से कब तक आप झूठ बोलोगे कि यार मेरे को नहीं पढ़ाना है, मेरे को, या ये वाला टीचर बेकार है या वो वाला टीचर बेकार है। फॉर एग्जाम्पल जो हेड मास्टर्स है, उसको पता चलता है कि अगर ये वाला टीचर बेकार है, इसका मतलब ये है कि हेड मास्टर बेकार है। हेड मास्टर की जॉब है कि आप
उतनी कम सैलरी में उस टीचर को बताएं कि उसकी रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या है, उसकी रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी की वजह से इंडिया का फ्यूचर चेंज होगा। एक बार उसको उसका एहसास दिलाएं, हो सकता है वो अपना एटीट्यूड चेंज करे। देखो अब वो बंदा सैलरी नहीं बढ़ा सकता, वो प्रिंसिपल के हाथ में नहीं है, वो अपर मैनेजमेंट के हाथ में, पर प्रिंसिपल के हाथ में ये है कि वो उसको एक मोटिवेशन दे सकता है, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज बता सकता है, याद दिला सकता है। वो तो करते ही चाहिए कम से कम। चलिए, बहुत सही डिस्कशन हुआ एंड दिली तमन्ना है कि टीचर्स शुड बी द हाईएस्ट पेइंग जॉब्स, टीचिंग शुड बी द हाईएस्ट पेइंग जॉब्स। इट शुड बी डेफिनेटली इट शुड बी। चलिए तो लेट्स कम बैक टू क्रिप्टो। क्रिप्टो का नाम 2000 सबसे फर्स्ट टाइम मैंने कब सुना था वो मैं बता रहा हूँ। 2013 की बात है। आई गॉट द इंफॉर्मेशन अबाउट बिटकॉइन। उससे पहले भी नाम सुन रखा था, बेकार है क्रिप्टो, तो बेकार चीज है, फालतू की चीज है, अरे छोड़ो यार क्यों बेकार है। मेरे भैया का फोन आता है, यार बिटकॉइन में इन्वेस्ट कर रहा हूँ मैं। अब उस टाइम कैसा था, दैट वाज अ स्कैम। कैसा स्कैम था कि बिटकॉइन की माइनिंग करेंगे इतना प्रॉफिट होगा, वहां कोई इन्वेस्टमेंट नहीं था, फेक माइनिंग प्लेटफॉर्म, फेक एवरीथिंग। यहाँ से लेट्स से, अब ध्यान से सुनना, सुब्रा एक काम करो, एक बिटकॉइन ले लो, मेरे को बिटकॉइन दो, तुमको मैं हर महीने का 2%, हर दिन का 1% दूंगा। हर दिन का 1% मतलब 30% इन अ मंथ। कोई नहीं देता है, कोई नहीं देता है। आपको क्या लगेगा, हाँ ठीक है दो ना। अब मैंने क्या किया, मैंने आपसे लिया 60,000 रुपए, मैंने ऐसे 6 कस्टमर 10 कस्टमर ने उससे 60,000 लिए, एक एक महीने तक सबको पैसा दिया। आपने फैला दी बात, आपने मार्केट में बवाल काट दिया कि भाई देखो ये ऐसा हो रहा है। पब्लिक जुड़ती गई जुड़ती गई जुड़ती गई जुड़ती गई, जो 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 ये बिजनेस कर रहे थे वो करोड़ों रुपए में खेलना है, अरबों रुपए में खेलना है, भाग गए दुबई। जयराम जी, बाय बाय। आप तो आप अपना बिटकॉइन तो पहले ही देके बैठे हो, क्या कर लोगे? पुलिस में कंप्लेन करोगे? पुलिस ने क्रिप्टो पहले से रेगुलेट नहीं है। किसने कहा था आपसे लेने को? लालच तो आपकी थी, इसकी वजह से क्रिप्टो को रेगुलेट किया गया। ये रीजन था क्रिप्टो को रेगुलेट करने का। क्यों? अगर आप क्रिप्टो को रेगुलेट नहीं करेंगे तो कल के दिन आपके वॉलेट में से जो पैसे चोरी होते हैं, जैसे उसी तरीके से ऑनलाइन वॉलेट होते हैं, डिक्रिप्टेड होते हैं, उसको इनक्रिप्ट करके वहां से लोग पैसे गायब कर सकते हैं और कोई कुछ नहीं कर सकता। इसीलिए इस स्टेप को, सारी चीजों को एक रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाए गए। उन रूल्स एंड रेगुलेशन के हिसाब से अब हम समझेंगे कि आज के टाइम पे हमको क्रिप्टो में क्या करना चाहिए, क्रिप्टो में क्या टैक्सेस होते हैं, क्रिप्टो की क्या निगेटिव है और क्या पॉजिटिव है, वो सारी चीजें यहाँ जब मिल जाएंगे। और तो क्रिप्टो है क्या? क्रिप्टो है क्या? क्रिप्टो सबसे पहली चीज बात करते हैं तो क्रिप्टो क्या है, पहले वो बात करते हैं। तो क्रिप्टो एक ऐसी डिजिटल करेंसी है, देखिए मैंने यहाँ लिखा हुआ है डिजिटल करेंसी। अच्छा, ये डिजिटल करेंसी जो होती हैं उनका क्या फायदा होता है कि आपके पास एक हो या 1 करोड़, आपकी जेब में आवाज नहीं आएगी, डिजिटल है, मोबाइल में सेव रहेगी कहीं पे, सेफ है, सिक्योर है। क्यों? क्योंकि ये ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी पे वर्क करती है, और ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी पे आज के टाइम पे बड़े बड़े बैंक वर्क करने लगे हैं। उनके सर्वर को अब हैक नहीं कर पाते हैं। क्यों? क्योंकि ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी पे इधर होता ही नहीं है, तुम हैक कर ही नहीं सकते। अरे बड़े बड़े हैकर आके बैठ के परेशान हो जाते हैं, हैक नहीं हो पाती है। फिर दूसरी बात है, सिक्योरिटी का लेवल जो है ना नेक्स्ट लेवल पे है, एंड डिसेंट्रलाइज है। अच्छा, डिसेंट्रलाइज का मतलब समझिए, आप यहाँ से गए कनाडा और लेके गए 1 लाख इंडियन रुपए, और वहां जाके आप रेस्टोरेंट में जाके बोलते हो यार एक काम करो एक बर्गर दे दो, एंड बर्गर जो है वो आपका $10 का है, $10 मल्टीप्लाइड बाई लेट से 100, ये लो 1,000 रुपए। वो क्या बोलेगा आपको? निकल लो जल्दी से, ये डॉलर में लेके आओ, मेरे को इंडियन रुपीज में नहीं चाहिए। तो जिस कंट्री में जाओगे उस कंट्री की आपको करेंसी को यूज करना पड़ेगा। क्रिप्टो ने इसको खत्म कर दिया। आप बिटकॉइन लेके जाओ, जहां जहां ये चल रहा है उधर उधर जो जो चीजें खरीदनी खरीद लो, सेम प्राइस में। ऐसा नहीं कि भाई इंडिया का रेट अलग है, चाइना का रेट अलग है, यूएस का रेट अलग, नहीं, ऑल ओवर दी वर्ल्ड सेम प्राइस ऑलवेज। ये फायदा है क्रिप्टो का। आपको फॉरेन से पैसे लेके आने हैं इंडिया,
ठीक है, आप अगर कैश लाओगे तो सिक्योरिटी में पकड़े जाओगे, ऑनलाइन डालोगे तो टैक्स पड़ेगा। लोग क्या करते हैं, इन टैक्स की चोरी करने के लिए इस पैसे को क्रिप्टो में कन्वर्ट करके ले आते हैं इंडिया। क्या इंडिया गवर्नमेंट को नहीं पता था? पता था। उनने वेट किया कि भाई क्या कर सकते हैं, उन्होंने टैक्स पटक दिया। अब इस टैक्स में उन्होंने किया क्या कि अभी आगे मैं बताऊंगा कि उन्होंने किस तरीके से इस चीज को भी रोका है कि भाई कैसे कोई भी आदमी जो बाहर कमा रहा है वो इंडिया पूरा का पूरा पैसा लेके आए तो उसको टैक्स तो देना ही पड़ेगा, चाहे किसी भी फॉर्म में लेके आओ। अब आपको टैक्स तो देना ही पड़ेगा, क्यों? उसी टैक्स से गवर्नमेंट चल रही है, उसी टैक्स से सारे काम हो रहे हैं। अब बात करते हैं क्रिप्टो करेंसी की, कुछ क्रिप्टो करेंसीज के नाम। टॉप 3 की बात करते हैं। पहला है बिटकॉइन, सेकंड है इथेरियम, थर्ड है रिपल। ठीक है, बिटकॉइन की वैल्यू ये आज का प्राइस लिखा है मैंने, $96,000, $552। दैट इज एक्चुअली नियर अबाउट $100,000। आज यानी कि 23 फरवरी 2025 के डेट पे। जी, 2013 में ये इसका प्राइस था नियर अबाउट, 13-14 की बात कर रहा हूँ, नियर अबाउट 40,000 रुपए इंडियन मार्केट, 40,000 रुपए इंडियन प्राइस, $96,000। डॉलर, समझ रहे हैं आप? क्रेजी क्रेजी क्रेजी। क्रेजी क्रेजी। और दूसरा इथेरियम 2739। तो क्या सब महंगे महंगे होते क्या? नहीं, ऐसा नहीं, सस्ते भी होते हैं। $2.59 रिपल। अब मैं आपसे बोलूं शिवराज ये काम करो, बिटकॉइन ले लो, इज इट पॉसिबल फॉर यू टू बाय बिटकॉइन? प्राइस देखो जरा, नहीं है ना? है, 10 रुपए का भी बिटकॉइन ले सकते हो, 100 रुपए का भी बिटकॉइन ले सकते हो। ये फायदा है। आपका एमआरएफ का स्टॉक अगर 80,000 रुपीज का है तो आपको 80,000 डालोगे तब एक स्टॉक मिलेगा। या यस, इसमें ऐसा नहीं, ये 0 के 16 डिजिट तक जाते हैं। आपको 10 रुपए का चाहिए, उतने का मिल जाएगा, 100 का चाहिए उतने का मिल जाएगा, 0 0 0 0 लगता रहेगा वहां तक लास्ट तक। इसका ये फायदा होता है क्रिप्टो का, लोग इसीलिए क्रिप्टो में डील करते हैं। बट क्रिप्टो को बहुत निगेटिव तरीके से भी कई सारी चीजों में यूज किया जाता है। गवर्नमेंट उस पर बहुत अच्छी तरीके से ध्यान दे रही है, जिनको लगता है कि नहीं दे रही है तो गलत सोच है ऐसी। अब बात करते हैं हम लोग गवर्नमेंट के इनिशिएटिव्स क्या है उस पर, एंड गवर्नमेंट टैक्स कैसे लगा रही है उस पर। चलो तो सबसे पहले तो टैक्स रेट देखो, मजे की बात, कितना दिख रहा है? 30%। यस। स्लैब लैब नहीं काम करता। आपने बोला कि मैं तो 4 लाख से कम का कमाया, कह रहा मुझे मतलब नहीं है, 30% दो। मैंने तो 1 ही लाख कमाया, 30% दो, 30,000 मेरे जेब में दो। तुमने बोला मैंने तो यार 4 लाख कमाए थे, जिसमें से 2 लाख तो लॉस हो गए, कह रहा मुझे मतलब नहीं, मुझे मतलब नहीं, मुझे 4 लाख पे चाहिए। 4 लाख पे, जबकि 2 लाख लॉस में गया है, बट चाहिए 4 लाख आई पे। डोंट केयर, मुझे 30% 4 लाख पे चाहिए। आप लॉस दिखा ही नहीं सकते, लॉस कंसीडर ही नहीं करेंगे, पढ़ो। टैक्स ऑन लॉसेस कैन नॉट बी ऑफसेट अगेंस्ट अदर इनकम। लॉसेस हमें मतलब नहीं, तुमने प्रॉफिट किया, तुम्हारा टैक्स गया। अब बताइए, प्रॉफिट लॉस से लेना ही देना नहीं है, आपने जितने का बस लिया है, काम किया है, उसका 30% दे दो। हाँ सिंपल। आपको लॉस हुआ, आपकी मर्जी, हमने कहा था करने को? नहीं कहा था ना, आप खुद से कर रहे हो ना, तो भाई हमको तो टैक्स चाहिए। आप रिपोर्टिंग रिक्वायरमेंट, ये जिसकी मैं बात कर रहा था कि भाई आपको मैंडेटरी आपके इनकम टैक्स में रिपोर्ट करना पड़ेगा कि आपके पास कितना पैसा आपने क्रिप्टो में डाल के रखा है, आइदर यू आर गेटिंग प्रॉफिट और लॉस और वट एवर, ये आपको वहां पे इन्फॉर्म करना पड़ेगा। फिर रूल्स एंड रेगुलेशन बने किसके? एक तो क्या है, एक्सचेंजेस। एक्सचेंजेस मतलब जिसके थ्रू हम बिटकॉइन से इंडियन रुपीज और इंडियन रुपीज से बिटकॉइन, बिटकॉइन से रिपल, रिपल से बिटकॉइन, आपस में जो खेल रहे हैं वो एक्सचेंजेस के रूल्स बने। दूसरा, अगर कुछ कभी कैसे जियो कॉइन का आपने नाम सुना होगा। जियो कॉइन क्या है, आज के टाइम रिलायंस ने निकाल दिया जियो कॉइन। रिलायंस का एक ब्राउजर, आप उसको यूज करो, आपको जियो कॉइन मिलेंगे। जियो कॉइन की जैसी वैल्यू बढ़ती जाएगी, वो आपके पास एक डिजिटल करेंसी, वो भी इंडिया के सबसे बड़े प्लेयर के थ्रू आपके पास है। आप डिजिटल करेंसी क्रिएट करो। आपको करना क्या है उसमें? कुछ नहीं, आपको ब्राउजर डाउनलोड करना है, ब्राउजर डाउनलोड करना है, ब्राउजर को यूज करना है। सिंपल, जो अभी मैं यूज कर रहा हूँ उसी तरीके से ब्राउजर को यूज करना, बट अभी वो मोबाइल एप्लीकेशन है,
तो मोबाइल में आप ब्राउजर यूज करते हो, करो, आपको फ्री में क्रिप्टो करेंसी मिलेगा। तो उसके लिए रूल्स एंड रेगुलेशन बनाए गए, दैट इज अबाउट क्रिप्टो करेंसी एवरीथिंग। इसमें टैक्स तब भी 30 था, अभी भी 30 है। अच्छा, इसमें 2-3 और टैक्स होते हैं। इसमें 4% टैक्स एंड 1% टीडीएस होता है। नहीं आइडिया है तो आप टेंशन मत लीजिए, कोई ज्यादा जानने की जरूरत नहीं है। आप ये समझ के चलो कि 30-35% आपके गए, वो आप कहीं से नहीं बचा सकते, किसी भी कंडीशन में आप नहीं बचा पाएंगे। चलिए, तो क्रिप्टो अपना कंप्लीट होता है आई थिंक। आगे बढ़ते हैं हम लोग। हाउस, ये बड़ा अच्छा किया इस बार, तो इसीलिए मैंने इस पॉइंट को ऐड किया। जनरली मैंने देखा है कि कई सारे लोगों ने हाउस से रिलेटेड कोई बात नहीं की है। एंड हाउस में होगा क्या वो मैं आपको बताता हूँ। इसको स्टार्ट करने से पहले मैं एक पूछना चाहूंगा, अभी तक हमने जितना भी डिस्कस किया, कहीं आपके कोई क्वेश्चन हो तो हम उसको पहले ले लेते हैं, देन वी विल कंटिन्यू। क्वेश्चन नहीं, क्लैरिटी ही है। फाइनेंस एंड ट्रस्ट मी, फाइनेंस एक ऐसी चीज है जो मैं डे इन डे आउट नहीं सोचती हूँ, बिकॉज मेरे दिनचर्या में सिर्फ काम ही काम है। फाइनेंस के बारे में ना पढ़ना, ना एक्सप्लोर करना नहीं हो पाता है। बट बिल्कुल। बीइंग विथ यू, क्लैरिटी मिली। थैंक यू, थैंक यू। आई थिंक आपके और मेरे थ्रू अब बहुत सारे लोगों को क्लियरिटी मिलेगी, जो इस चीज़ को समझेंगे कि मुझे क्यों फाइनेंस के बारे में सोचना जरूरी है, मेरे लिए क्यों फाइनेंस को समझना जरूरी है, क्यों मुझे टैक्सेस को जानना जरूरी है, मेरे लिए क्या बेनिफिट निकल के आया, मैं कैसे बेनिफिट ले सकता हूँ, वो सब बिल्कुल कुछ सोचना बिल्कुल जरूरी है। बिल्कुल। और इस सब्जेक्ट से प्यार करेंगे, बिकॉज आप कोई भी चीज पढ़ना तभी चाहोगे जब आपको उसका एक लाइकिंग डेवलप होगा, राइट? अभी मुझे फाइनेंस में ना अगर कोई समझाने लगे, या मतलब मैं वीडियो खोल के अगर किसी का मास्टर क्लास देखने लगूं, तो ट्रस्ट मी, मुझे नींद आने लगेगी, मेरा दिमाग का तार गर्म हो जाएगा, तुरंत सूख जाएगा और मैं खुद से नहीं कर पाऊं। आपको पता है, मैं जब ये सारी चीजें कलेक्ट कर रहा था तो मैं इतना सरप्राइज था कि यार, इतना इजी तरीके से मैं समझा सकता हूँ, बट अगर मैं इसको डिफिकल्ट करने पे गया, मतलब मैं अगर उसको इजी की जगह थोड़ा सा ट्विस्ट कर दिया ना, जो एक्चुअल में आज के टाइम पे फाइनेंस है, थोड़ा सा ट्विस्टेड है, वर्ड्स ट्विस्ट कर दिए उन्होंने, टर्म्स नए नए डाल दिए उन्होंने, कंडीशंस नई नई डाल दी, ऐसा होगा तो ऐसा, ऐसा होगा तो ऐसा, आदमी के धुएं उड़ जाते हैं। मैंने इसीलिए ट्राई किया कि मैं बिल्कुल, कि जितना सिंपल मैं कर सकूं, मेरी तरफ से जितना मैं सिंपल कर सकूं, कि आज के टाइम पे फाइनेंशियल नॉलेज तभी आदमी लेना चाहेगा जब वो सिंपल होगी, और सिंपल नॉलेज अगर ले लेगा तो फायदा उसी का होगा। तो ये मेरा था। चलो, बात करते हैं हाउस प्रॉपर्टी की। हाउस प्रॉपर्टी में इसका मतलब ये नहीं कि घर बेचा घर खरीदा, नहीं। हाउस है आपके पास, उस प्रॉपर्टी को आप किस तरीके से यूज कर रहे हो जिससे आपको टैक्स भी बचे एंड आपको कम टैक्स भी देना पड़े। तो पहले कैसा होता था कि शुभ्रा जी के पास 2 घर हैं, शुभ्रा जी एक में खुद रहती हैं, क्यों टैक्स देंगी भाई उनको, उस पर इनकम टैक्स किस चीज का, आप हाउस टैक्स लो, बाकी सब लोग, मेरे को कोई दिक्कत नहीं, इनकम टैक्स किस चीज का, मैं तो खुद ही रह रही हूँ। तो गवर्नमेंट ने बोली, हाँ दूसरे घर में कौन रह रहा है, तो आपने बोला दूसरे घर में तो कोई नहीं रह रहा। तो कह रहा कोई भी नहीं रह रहा, नहीं कोई नहीं रह रहा। तो कह रहा फिर तो आपकी गलती है भाई, आपको रखना चाहिए। हाँ बिल्कुल, आपको एंटर रखना रखना चाहिए। चाहिए। और मैं मानता हूँ कि आप रख रहे हो, बट कैश में ट्रांजेक्शन करते हो जो हमें नहीं दिख रहा है। इसका मतलब, अगर आसपास के एरिया की वैल्यू है 5,000 रुपए एक रूम की, और आपके घर में 4 रूम है, तो 20,000 का हो गया रेंट, उस पर मैं लगा दूंगा आप पे टैक्स। क्या ये बात पता थी आपको? ये नहीं पता किसी को, ये नहीं पता। इसमें कुछ कुछ और क्लॉज भी हैं, बट नॉर्मल सी चीज मैंने बताई, ये किसी को पता ही नहीं है। तो अब है क्या, गवर्नमेंट ने बोला कि यार, एक घर नहीं, आज के टाइम पे ना परिवार बड़े हो गए हैं, परिवार, एकल परिवार, संयुक्त की जगह एकल सिंगल फैमिलीज में हम कन्वर्ट हो गए हैं, रादर देन लिविंग टुगेदर विद ऑल ऑफ, सिंगल सिंगल रहने लगे। तो मैंने कहा 2 घर दे दो इन्हें, तो एक सुब्रा जी का घर है, एक सुब्रा जी की मम्मा का घर है। अगर दोनों घरों में से एक भी घर में आप उसको रेंट पे नहीं लगाए, तो अब आपको इनकम टैक्स नहीं पड़ेगा उसको। पहला फायदा, एक घर की जगह कितने घर के लिए अलाउ कर दिया, 2 घर के लिए। अब दूसरे घर में अगर आप रेंट दे रहे हैं, रेंट पे आपने चढ़ाया हुआ है, तो भैया आपको टैक्स देना बनता है।
अगर आप नहीं दे रहे हैं तो वो टैक्स की चोरी है, ठीक है। अगर आप कैश में लेके उसमें टैक्स नहीं दे रहे हैं तो उसका मतलब टैक्स की चोरी। जब आप इनकम टैक्स भरोगे तो वहां लिखा हुआ है इनकम जनरेट फ्रॉम रेंट। हम पढ़ते ही नहीं, हम जीरो भरते हैं, आगे भरते हैं कि बढ़ो यार जल्दी से, है ना। याद तो ये तो मेरे जैसे लोग हैं जो जीरो भर के आगे बढ़ते हैं, बाकी लोग तो क्या दे, ये लो यार 200 रुपए या ये लो 500 रुपए, सीओ को दे दे यार भाई भर देना यार, एम राइट। वही होता है। तो सीओ क्या करता है कि हाँ भाई हम 500 रुपए तुमको ज्ञान थोड़ी बांटेंगे, है कि ऑब्वियस। हम तुमको समझाएं या तुमसे पूछेंगे हाँ ठीक है भर देंगे जाओ भागो, ऐसा ही होता है। तो अब बात आती है टैक्सेबल। अब इन 3 पॉइंट को हम डिस्कस करते हैं। मैंने 3 चाबियां बना रखी है इस घर की, इन तीनों चाबियों पर डिस्कस करेंगे। तो पहला अपना टैक्सेबल इनकम। तो टैक्सेबल इनकम में कैसा है कि अब मैंने आपको बताया था ना कि लेट्स से आपने आपने एक घर दिया किराए पे, उस घर की है 10,000 रुपए, ठीक है। तो आपने 12 महीने के लिए दिया, आपने कमाए 1,20,000 रुपए, ठीक। तो गवर्नमेंट कहेगी 1,20,000 रुपए टैक्स नहीं चाहिए। क्यों? इसलिए नहीं चाहिए क्योंकि उसको पता ही कराते आप, है कि नहीं। लाइट का खर्चा होता है तो वो भी आपकी जेब से जाता है, कुछ टूट टाट गया वो भी आपकी जेब से गया। तो गवर्नमेंट ने कहा 30% रख। कितना बचा? करे जितना बचा, मतलब आउट ऑफ 1,20,000 30% माइनस कर दो, 36,000 को माइनस करेंगे, जो पैसा बचा उस पर अब आपको देना टैक्स। अब बात आती कितना टैक्स देना है, भाई जिस स्लैब में आ रहे हो उस हिसाब से दे दो, सिंपल। जिस ओके। स्लैब में आ रहे हो उस स्लैब के हिसाब से दो। अगर आपके पास नए स्लैब के हिसाब से 12 लाख रुपए की इनकम है ऑलरेडी, तो इसमें जो भी कमाओगे टैक्स में जाएगा। तो क्या करें? तो क्या करें? प्रॉपर्टी बीवी के नाम से खरीद लो, सोल्यूशन है हमारे पास, ठीक है ना। और लोग वर्क अराउंड करते हैं। कर, ये भाई वर्क अराउंड करना ही है पड़ेगा, करना ना। पड़ेगा, करना पड़ेगा। एंड इट इज वैलिड। कोई हम चोरी नहीं कर रहे हैं, हमारी चोरी है ही नहीं, ठीक है ना। अब दूसरी चीज पे आते हैं। अरे साहब, आपने 30% का डिस्काउंट तो दे दिया, ठीक है, बट जो ईएमआई जा रही उसका क्या करोगे? तो उसने कहा ईएमआई में दो चीजें जाती हैं, एक प्रिंसिपल अमाउंट, दूसरा इंटरेस्ट अमाउंट। तो इंटरेस्ट अमाउंट भी काट लो। प्रिंसिपल तो तुम्हारा डायरेक्टली कम हो रहा है तो तुम्हारा लोन कम हो रहा है, इंटरेस्ट से नहीं हो रहा लोन कम, तो इंटरेस्ट अमाउंट भी काट लो, वो भी रख लो तुम, उसके बाद टैक्स दे देना। सही है ना। तो ये हो गया दूसरा पॉइंट। एंड तीसरा पॉइंट, सेल्फ ऑक्यूपाइड रिलीफ। आप दो घर को सेल्फ ऑक्यूपाइड करके दिखा सकते हो कि भाई मेरे दोनों घर सेल्फ ऑक्यूपाइड हैं, मेरे पास दो घर हैं, दोनों में से मैं पैसे नहीं कमा रहा हूँ, जयराम से, कोई दिक्कत नहीं। ये था हमारा टैक्स। अब मैं देता हूं आपको एग्जाम्पल। तो पहला मैं कंडीशन आपको बताता हूं जहां पे आप पे चल रहा लोन, ठीक है, तब आप पे कितना टैक्स लगेगा, है ना। चलो, तो आपने पूरे साल में पैसे कमाए उससे 20 लाख रुपए, थोड़ा सा मैं बड़ी वैल्यू पे जाता हूँ, 20 लाख रुपए कमाए। तो यार 20 लाख पे तो बहुत टैक्स बनेगा भाई, समझ रहे, बहुत टैक्स बनेगा। और आपने अपने नाम पे भी नहीं घर ले रखा, घर ले रखा बीवी के नाम पे, बीवी कुछ नहीं करती, ध्यान से समझिए, बीवी आपकी कुछ नहीं करती, आपने उसके नाम पे ले रखा, आपने अपने बच्चे के नाम पे ले रखा, जो कुछ नहीं करता, सिर्फ 18 साल का स्टूडेंट है, वो क्या करेगा? कुछ नहीं, है ना। तो 20 लाख रुपए मिल रहा है, अब 20 लाख पे टैक्स तो बहुत ज्यादा हो जाएगा। तो क्या क्या स्टैंडर्ड डिडक्शन जो सारे होते हैं, 30% का डिडक्शन लगाया, क्या 30% आपने जो मेंटेनेंस का है वो खत्म करो, तो 30% हो गया कितना? 6 लाख रुपए, ठीक। फिर उसने बोला लोन, लोन 2 लाख रुपए का जाता था, 6 to 8, ये 8 माइनस किया 20 में से, अपना पैसा कितना आ गया? 12 लाख रुपीज। और नेक्स्ट ईयर से फ्री है, अभी नहीं है, नेक्स्ट ईयर से फ्री है। तो आपने जो 20 लाख कमाया, आप इसे, अच्छा है कि नहीं, है ना। बहुत बढ़िया। इस तरीके से नहीं समझाते लोग। लोन इंटरेस्ट डिडक्शन, इसको आप थोड़ा एक्सप्लेन करेंगे, लोन क्या ले रखा है? जैसे लोन लेते हैं तो ईएमआई चालू हो जाती है अपनी, हम्म। कुछ जगह ईएमआई बोलते हैं, कुछ जगह हफ्ता बोलते हैं। तो ईएमआई में दो चीजें होती हैं, आपका प्रिंसिपल अमाउंट प्लस इंटरेस्ट अमाउंट। प्रिंसिपल जैसे कि आपने लेट से 25 लाख का लोन लिया, तो वो उसमें से कुछ पैसा, थोड़ा सा पैसा प्रिंसिपल अमाउंट का होता है, और इतना ज्यादा पैसा, इतना ज्यादा पैसा, इतना सा आपका प्रिंसिपल अमाउंट में जाएगा, जो आपकी ईएमआई है महीने की, इतना सारा किस में जाएगा?
इंटरेस्ट में, इतना सारा। तो गवर्नमेंट कहती है ये सारा भी तुम ही रख लो। ओके। सो मैंने एक ट्रेंड देखा है बैंगलोर में, क्योंकि अभी मैं यहाँ रह रही हूँ। सो उन्होंने क्या किया है, सबने वर्किंग प्रोफेशनल्स ने एक घर जो लोन पे चल रहा है उनका, उस पर रेंट भी लगाया है। 2 घर हैं, एक में वो खुद रह रहे हैं, एक में रेंट लगाया है, और वो भी लोन पे ही लिया है घर। उन्हीं का एग्जाम्पल हम लोग कंसिडर कर सकते हैं, राइट? अच्छा आप बताओ, आपने लोन पे घर लिया, ठीक है, एंड अब उसको आपने रेंट पे चढ़ा दिया, ठीक है, तो आपको कुछ पैसा बन रहा है उससे। ऐसे केस में आपको क्या करना चाहिए? ये जो उन्होंने ऑप्शन किया वो चूज करना चाहिए, या फिर होम लोन से बचना चाहिए? अच्छा, आपको क्या लगता है? जैसा आप अभी बता रहे हैं कि अगर इस स्लैब के हिसाब से समझे तो इट्स गुड टू हैव लोन ऑल्सो। चलो अब होम आपको लोन चल रहा है, चलने दो। ये चीज आपको खुद से क्लियर हो गई, ये चीज मुझे समझानी नहीं पड़ी। यस, यही तो मेंटोर का काम होता है कि वो सोचना सिखा दे। एग्जैक्टली, एग्जैक्टली। अब आपको ये समझ में आ गया कि आपको क्या देखना है। भाई मेरा आरओआई कितना है? आरओआई समझते हैं? रिटर्न रिटर्न ऑन ऑन इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट। रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट कितना है? अगर मेरा रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट मेरे लोन के इंटरेस्ट से ज्यादा है, भाई 4 पैसे घर पे ही आने वाले हैं, काम खत्म। फॉर एग्जाम्पल, आपका ईएमआई जा रहा 20,000 रुपए और घर से मिल रहा है आपको 25,000 रुपए, कोई 5,000 रुपए एक्स्ट्रा है आपके पास, चिल करो, बिल्कुल। घर भी अगर आपका आप हो गया। हाँ, आसान भाषा में समझे, जैसा आपने बोला 20,000 लग भी रहा है अपने पॉकेट से, तो 25,000 आ रहे हैं, राइट? बिल्कुल, वो मेंटेलिटी रखनी है। बट अगर वही लोन आपके खुद के रहने वाले घर पे आ रहा है, तो वो लाइबिलिटी है भाई साहब, एसेट नहीं है। तो वो लाइबिलिटी है। फिर आप बोलोगे कि लोग घर क्यों लेते हैं? सबसे बड़ी गलती करते हैं, सबसे बड़ी गलती। घर वाला नहीं लेनी चाहिए, मैंने खुद ने लिया है। देखो क्या ना यार, वो कि घर तो लेना ही पड़ता, तो ऐसा करके मैंने लिया है। बट वो लाइबिलिटी है। घर हमेशा आपका लाइबिलिटी रहेगा जब तक वो पैसे कमा के नहीं दे रहा है, ठीक है। घर की जगह अगर आप प्लॉट लेते हो तो वो आपकी लाइबिलिटी नहीं है, वो आपका इन्वेस्टमेंट है। घर अगर आपका ऐसा है जिसमें जमीन है, वो आपका इन्वेस्टमेंट है। घर आपकी ऐसी जगह पे है जो हाई ग्रोथ आने वाली है, वो आपका इन्वेस्टमेंट है। बट आप घर थोड़ी बेच दोगे, तो वो आपका इन्वेस्टमेंट है तो, बट जब तक आप सेल नहीं करोगे तब तक लाइबिलिटी। और वहीं आपने जहां घर लिया, अगले दिन से रेंट पे लगाया, आपका काम सेट है भाई, लाइबिलिटी नहीं है वो, एसेट है। आपने अपने आय के साधन को, सोर्स ऑफ इनकम को जनरेट कर दिया, यस। रेगुलर, टेंशन खत्म। एक और एग्जांपल देते हैं। मेरे नॉलेज में ऐसे लोग हैं जो मतलब काम भी कर रहे हैं और उन्होंने 2-3 घर रेंट पे लगा रखा है। सो दिस इज बहुत, कॉल्ड कि वो बहुत सारे इनकम सोर्सेज जनरेट कर रहे हैं, दैट इज स्मार्ट मूव। मैंने याद करो, मैंने स्टार्टिंग में एक बात बोली थी कि मैं ये सिखा दूंगा कि अगर आप पैसे कमा रहे हो तो उससे कैसे कमाओ, उस यस। पैसे से और पैसा कैसे कमाओ। एक एग्जांपल है ये। अब इस वाले एग्जांपल में देखिए, होम लोन नहीं चल रहा है, भाई के पास पैसे थे, उसने पूरे पैसे डाले, प्रॉपर्टी खरीद ली, बढ़िया आराम से, कोई बात नहीं, अब उसको रेंट पे चढ़ा दिया। अब रेंट पे जैसे ही चढ़ाया तो ध्यान ध्यान दीजिए, कंडीशन वही रहेगी कि 20 लाख है, 60,000 क्या हो गया आपका, पैसा बच गया, ठीक है। उसने बोला कि 30% के हिसाब से डिडक्ट कर दो, तो बचा 14,000। अभी 14 लाख पे पूरा का पूरा टैक्स लगेगा। फॉर एग्जाम्पल, 12 लाख का टैक्स फ्री है ना, ये 14 है, 14 लाख है, तो भाई कितना टैक्स लगेगा बताओ, देख लीजिए बस यहीं पे 14 लाख डाल देंगे। कितना टैक्स लगेगा। कितना टैक्स लगेगा आपको। इसीलिए मैंने ये खोल के रखा हुआ था, मुझे पता था कि कहीं ये जरूरत आएगी किधर ही। श्योर। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो ये हो गया अपना प्रॉपर्टी की बात। इसी के साथ धन्यवाद। एंड जो सैलरीड पीपल हैं, बिजनेस पीपल हैं, ट्रस्ट मी, वो पढ़ना ही नहीं चाहते। वो बोलते हैं
सीए पकड़ो, इनकम टैक्स एडवोकेट पकड़ो और उनको ही दे दो, उनको ही माथा पच्ची करने दो। हम तो अपना 18 घंटा 20 घंटा काम कर ही रहे हैं, हम क्यों ही माथा पच्ची कर रहे हैं इसमें, समझने की भी कोशिश क्यों ना करें। नहीं करते हैं, नहीं करते। क्यों? उनको लगता है कि बस इंसान को डिप्लॉय कर दो, बट यू नीड टू अंडरस्टैंड फर्स्ट, अदरवाइज अगर आप नहीं। अगर मैनेज नहीं कर पाओगे, आपका पैसा कोई दूसरा अगर मैनेज कर रहा है अच्छी बात है, बट आपके पास दिमाग में ब्राइट आइडिया आएंगे ही नहीं। यस, कि नॉलेज आ- होनी चाहिए, ठीक है, उनका भी प्रोफेशन है, दे आर डूइंग इट डे इन डे आउट, आप उनसे करवाइए, बट हम्म, एटलीस्ट आपके पास नॉलेज तो होनी चाहिए, इनसाइट्स तो होने चाहिए। वही तो। एंड इन्वेस्टिंग की नॉलेज तो होनी चाहिए, भले ही आप फाइनेंस की नॉलेज रखो या ज्यादा नहीं रखो, उसके लिए तो आप एक बंदे को हायर कर लोगे, वो हेल्प करेगा, बट इन्वेस्टिंग में आप खुद पे नॉलेज करो। किसी बंदे पे करोगे ना तो लॉस होगा। एग्जाम्पल दूं, वॉरेन बफेट ने बोला कि जितने बड़े बड़े फंड हाउस हो आ जाओ, हम लोग करते हैं रेस। क्या रेस करते हैं? तो बहुत बड़े फंड हाउस के मैनेजर हो, मतलब तुम्हारे अंदर बहुत दिमाग होगा, तुम्हारी सैलरी करोड़ों में है उस टाइम, तुम बहुत दिमाग वाले होगे। हाँ है, तो कह रहे चलो ठीक है, जिस भी सेक्टर में पैसे लगा रहे हो उस सेक्टर का इंडेक्स को अगर तुमने पीछे कर दिया तो मैं तुम्हें मान जाऊंगा। अब इसको समझो पहले, सेक्टर एंड सेक्टर इंडेक्स क्या होता है। इंडेक्स का मतलब ये है कि एक इंडेक्स में किसी पर्टिकुलर, जैसे बैंकिंग इंडेक्स बोलो, बैंकिंग इंडेक्स पे लेट्स से 10 कंपनी है, 15 कंपनी है, 20 कंपनी है, उसका एक वेटेज है कि भाई सबसे ज्यादा जिसके पास पैसा वो सबसे ज्यादा उसका उसका वैल्यू, उस हिसाब से पैसे लग जाते हैं मार्केट में। और जिस हिसाब से उनकी वैल्यू से चेंज होती है उस हिसाब से वो पैसे चेंज होते हैं। उसमें किसी का दिमाग नहीं लगता है। इंडेक्स जैसे चलेगा वैसे उसको ऑपरेट होता रहेगा। उसमें कोई फंड मैनेजर चाह के भी कोई चेंज नहीं कर सकता। ठीक है, फंड मैनेजर के दिमाग नहीं लगे। और दूसरा ऑप्शन ये होता है कि फंड मैनेजर का दिमाग लगे। 99% फंड मैनेजर अपने इंडेक्स को बीट नहीं कर पाए थे नेक्स्ट नेक्स्ट 10 ईयर्स में। अब बताओ, तो लोग जो बोलते हैं ना कि अगर आपके पास दिमाग ज्यादा है तो पैसे बनाओगे, ना ना, इधर नहीं है, इधर नहीं है। इधर अगर आपके पास ज्यादा दिमाग है ना तो पैसे गवाओगे। मैं इसीलिए बोलता हूँ कि हमको एक्टिव ट्रेडिंग नहीं करनी, पैसिव ट्रेडिंग करनी। पैसिव करोगे तो पैसे बनेंगे, एक्टिव करोगे तो खत्म। तो अभी हम लोग यहाँ पर सभा समाप्त कर रहे हैं। आई होप यू फाउंड लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ वैल्यू एंड इंसाइट्स अबाउट नॉट जस्ट नेशनल टैक्स बजट 2025 बट हाउ टू थिंक इन टर्म्स ऑफ फाइनेंस, इन्वेस्टमेंट, पैसे से पैसा कैसे बनाना है, पैसे सेव कैसे करने चाहिए और उसका पूरा एल्गोरिदम। अगर आपको ये वीडियो इंसाइटफुल लगा है, हेल्पफुल लगा है तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। एंड इसी के साथ मैं एक थैंक यू नोट बोलना चाहूंगी मंजीत के लिए। थैंक यू सो मच, आपने अपने वीकेंड में मुझे टाइम दिया टू रिकॉर्ड दिस, बिकॉज वीकेंड्स आर फॉर फैमिली एंड me time, right? But तो still you spent with me means a lot and hoping to conduct more and more of sessions like this. और जो लोग भी इनसे कनेक्ट करना चाहते हैं, इस स्क्रीन पे आपको सारे डिटेल्स दिख रहे हैं, सो चेक आउट, स्क्रीनशॉट ले लीजिए एंड डू कनेक्ट विथ मजीद। एंड दिस इज शुभ्रा रानी, योर फेवरेट छोटा पैकेट बड़ा धमाका, साइनिंग ऑफ। खुश रहिए, मस्त रहिए, व्यस्त रहिए, लेकिन अस्त व्यस्त नहीं रहिए, स्पेशली फाइनेंस के मामले में। थैंक यू सो मच।